नमस्कार। स्वागत है ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो में। और आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जो निकला तो था पढ़ने के लिए, लेकिन एक सन्यासी बना। सन्यासी से राजनीति में आया, राजनीति में आने के बाद सांसद, और सांसद के बाद एक प्रदेश का मुख्यमंत्री। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। कैसे वो उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचे, राजनीति में आए और राजनीति में आकर इतने बड़े पद तक पहुंचना, शिखर तक पहुंचे। इस तमाम चीज़ों की कहानी पर बात करेंगे और साथ ही एक और विषय पर बात करेंगे जो हर बार की जाती है कि क्या पीएम मोदी के बाद अगले पीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं शांतनु गुप्ता, जो कि टीवी पैनलिस्ट हैं, ऑथर हैं और साथ ही साथ रिसर्च भी करते हैं। और इन्होंने योगी आदित्यनाथ पर 3 किताबें लिखी हैं, बीजेपी पर 1 किताब लिखी है, 10 किताबें लिख चुके हैं और अभी भी इनकी किताब लिखने का सिलसिला जारी है। सर, परिचय छोटा था या सही था? बिल्कुल ठीक था। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आपने योगी जी पे 3 किताबें लिखी जी। मॉन्क हू बिकेम सीएम। जी। तो सर, आपने जब ये किताबें लिखी तो मतलब आप उनके साथ रहे हैं, तो आपने क्या पाया है? मतलब किस तरह से ये कहानी को आपने देखा है और क्या वजह रही कि एक लड़का जो पढ़ने आया था वो सन्यासी बना और फिर सन्यासी से जो है राजनीतिक बना? देखिए प्रफुल्ल, ये जो तीनों किताबें हैं ये लंबे अंतराल में लिखी गई हैं, पिछले 8 साल में लिखी गई हैं। पहली किताब उनके मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों में आ गई थी। और उसका ट्रिगर ये था कि जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने तो मुझे एक ट्रिगर आया कि पहली बार नहीं, दूसरी बार शायद कोई मुख्यमंत्री होगा जिस पर विदेशी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। मेरे लिए बड़ी अचरज की बात थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी ये मुख्यमंत्री पे रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्टिंग उन्होंने नरेंद्र मोदी पे करी थी जब वो मुख्यमंत्री थे। नहीं तो आपको देखा मुख्यमंत्री की खबर नहीं छपती है इनमें, ये प्रधानमंत्री पे, हेड ऑफ द स्टेट पे, हेड ऑफ द कंट्री पे ये लोग कमेंट्री करते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनको मुख्यमंत्री में इतनी क्यों रुचि है? तो मुझे लगा यानी कि ये कुछ मोर देन जो दिख रहा है उसके है। तो जैसे उन्होंने लिखा एक मोदी मेड अ मिलिटेंट चीफ मिनिस्टर, मतलब मोदी ने बनाया, है ना, काउ लविंग चीफ मिनिस्टर। इस तरह की संज्ञाएं से एक तरह से उनका स्टार्टिंग से क्यों डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने उनके 19 साल का जो उनका राजनीतिक जीवन था उस पर मैंने इंग्लिश मीडिया को खंगाला। भारतीय, है ना, भारतीय इंग्लिश मीडिया भी आप देखेंगे ध्यान से तो वो हिंदी मीडिया की खबर और इंग्लिश मीडिया की खबर में बड़ा फर्क होता है। जमीन आसमान की रिपोर्ट, मतलब हेडलाइन से लेकर रिपोर्टिंग तक एक ही सेम खबर की आप दोनों की रिपोर्टिंग। क्योंकि उसका दिल्ली का रिपोर्टर तो मतलब गोरखपुर तो दूर, लखनऊ भी नहीं जाता है वो। बिल्कुल। वो स्ट्रिंगरों के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू, कई बार वो दूसरी खबरों को कोट कर करके खबरें बना देता है। तो देखा मैंने सब कुछ नेगेटिव है। मैंने कहा भाई, वो व्यक्ति जो 19 साल से सांसद है उसने कुछ तो अच्छा किया होगा, नहीं तो कैसे 19 साल से सांसद है? तो यहाँ से मेरा इंट्रिग शुरू हुआ। और मैं पहले भी उनके कार्यकलाप को देखता था, मर जाता था कैसे वो कंडक्ट कर रहे। तो जो मैंने पाया अपनी रिसर्च में वो तो दूसरे ही योगी आदित्यनाथ थे। क्योंकि यहाँ तो उनकी कुछ फियरी स्पीचेस जो इलेक्शन के टाइम की हैं उससे उन्हें ब्रांड किया गया था कि हिंदू हार्डलाइनर। अब मैं जब देखता हूँ तो मैं सबसे पहले देखता हूँ, पहले तो ये युवा मुख्यमंत्री है, ये कभी बात ही नहीं आती। मतलब ऐसा लगता है कि भगवा पहनने से आप एज तो खत्म हो। वो अखिलेश से 1 साल बड़े हैं, छोटे हैं, 1 साल छोटे हैं, और राहुल गांधी से 1 साल बड़े हैं। जब राहुल गांधी और अखिलेश यंग हैं तो ये यंग कैसे नहीं है? तो पहली बात कि वो युवा मुख्यमंत्री है। दूसरी बात, ये बहुत लोग डिस्काउंट कर देते हैं कि वो शायद पहला ऐसा मुख्यमंत्री जो 19 साल पार्लियामेंट में रह के गया। ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री बने हैं, एक सांसद बनने के बाद रहे हैं, लेकिन इतना लंबा कोई नहीं रहा। 19 साल संसद में रहने का देखिए फर्क क्या होता है। आपको सारा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पता होता है, आपको गवर्नमेंट किस तरह से बात करती हैं वो पता होता है, आपको पार्लियामेंट्री एंगेजमेंट का मौका होता है। सबसे पहले पार्लियामेंट्री एंगेजमेंट क्या होती है? आप प्रेजेंट रहे हैं उसमें। जो राहुल गांधी की अटेंडेंस हुआ करती थी, अभी जब से वो लीडर अपोजिशन नहीं बने, अब तो फिर भी उनको आना पड़ता है मजबूरी। पहले 45%, 50%। मैं अभिषेक बनर्जी की अटेंडेंस देख रहा था, 13% थी पिछली संसद में, 13 कुछ सदनों में। और जबकि इनको 30 टिकट मिलते हैं आने जाने के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से दिल्ली तक आने के, दिल्ली में एक बंगला मिलता है। तो तब इनकी, अखिलेश यादव जब आजमगढ़ से सांसद थे, 33%, मतलब फेल हो जाता है आदमी 33% मार्क्स में। स्कूल में तो कर ही देते हैं। और जबकि सबके इनके पर्सनल बंगले हैं यहाँ पे, इनके सरकारी बंगले हैं, और सारे बंगले से साइकिल से जाओ तो पार्लियामेंट मतलब 10 मिनट नहीं लगेगा। लुटिन दिल्ली में रहते हैं, लुटिन सबके बंगले, आप कोई नॉर्थ एवेन्यू जहाँ से भी आप चले जाओ आपको 10 मिनट साइकिल से लगता है। तब इनकी अटेंडेंस 30%, 35%। और या तो कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी नहीं, घर पे बैठे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, लंदन में घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की अटेंडेंस कितनी है? 85%, 90%। मैंने पूछा, जब मैं रिसर्च गया तो मैं पार्लियामेंट की लाइब्रेरी गया, कहते भाई अक्सर पार्लियामेंटेरियन क्या करते हैं, जैसे ही हाउस अगर एडजर्न होता है या तो घर भाग जाते हैं, या सेंट्रल हॉल में थोड़ी गॉसिप चलती है,
या फिर कैंटीन में चले जाते हैं जिसमें वो 10 पैसे का समोसा, अब तो चलो महंगा हो गया हो, लेकिन पहले इसमें 20 पैसे का समोसा मिलता। कह रहे ये तो योगी आदित्यनाथ इन तीनों में से कुछ नहीं करते थे, वो तो बस लाइब्रेरी जाते थे, या तो लाइब्रेरी जाते थे या सदन पूरा खत्म हो गया तो घर चले जाते थे। तो उनकी एंगेजमेंट बहुत थी, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अटेंडेंस, प्राइवेट मेंबर बिल्स, डिबेट्स नेशनल एवरेज से 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना रहती। तो मतलब वो एंगेज पॉलिटिशियन थे 20 साल तक। अब मैंने देखा ये क्वेश्चन क्या पूछते थे, क्या ये राम मंदिर बनवाते रहते थे? हाँ बिल्कुल, राम मंदिर का क्वेश्चन होता था, 370 का क्वेश्चन होता था, यूनिफॉर्म सिविल का क्वेश्चन होता था, लेकिन मेरे एरिया में यूरिया की फैक्ट्री कब बनेगी, मेरे एरिया में एम्स कब आएगा, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस रूटीन इम्यूनाइजेशन में कब आएगा, भारत इजराइल के संबंध क्या है, आईटीज कब खुलेंगे, मतलब वो सारे क्वेश्चन जो आप मतलब सोचेंगे शशि थरूर पूछ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन भी थे, लेकिन आपने कभी सुना ही नहीं। आपने तो ब्रांड कर दिया कि अरे ये तो वो हैं, ये तो भगवान हैं, ये तो वो हैं, तो ये मठ के बारे में, ये तो मठ के बारे में बोलेंगे, ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछेंगे। वो पूछा उन्होंने कल्चरल क्वेश्चन भी पूछे, उन्होंने डेवलपमेंट के क्वेश्चन भी पूछे। ठीक है, ये तो हो गया 90 मतलब 3 बार सदन लगता है, करीब 100 दिन सदन लगता है, उसमें 90% है ना, बाकी दिन क्या कर रहे हैं, बाकी जो करीब कितने 250 दिन बचे करीब, उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें रोज 3 घंटे 2.5 घंटे जनता दरबार लग रहा है। मतलब वहाँ पे एक अपनी सरकार थी जो योगी आदित्यनाथ की मूवी से कहानी से प्रेरित होकर हम लोग एक मूवी बना रहे हैं। उसमें उसके प्रोमो में एक डायलॉग है, वो शिष्य बनने आया था, जनता ने उसे सरकार बना दी। अब वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जब आप उसको देखेंगे, खासकर अब तो एक सीएम का एक ऑरा है। सीएम बनने से पहले आपको लगेगा कि ये तो ऑफिस चल रहा है सीएम का, उसमें 300-400 लोग बैठे हैं, उनका काम चल रहा है, मेरी डीएम ने ये कंप्लेंट नहीं सुनी, एसपी ने मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी, मेरा राशन नहीं मिला, मेरी स्कॉलरशिप मिली, यहाँ लेटर लिखे जा रहे हैं, टाइप हो रहा है, लेटर साइन हो रहा है, फोन चला, आपको लगेगा एक पूरा एक पैरेलल गवर्नमेंट मशीन चल रही है। तो पूरी सरकार चलती थी वहाँ पे, और आपको लगेगा उसमें गोरखपुर के व्यक्ति नहीं, उसमें बस्ती गोंडा वहाँ के लोग भी आ रखे हैं। अच्छा, मतलब सांसदी के बाहर का, भाई आपकी सांसदी में कोई भी सांसद के पास जा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन आपकी सांसदी के बाहर के लोग आए, कई बार तो मैंने बिहार के लोग आते हुए देखे, मैंने कहा ये कैसे, मतलब ये तब की बात कर रहे हैं जब वो सीएम नहीं थे। हाँ, जब वो सांसद थे लेकिन सीएम नहीं थे, तो बिल्कुल एक सुबह, मतलब देखिए उनका रूटीन है, वो तो 3:45 बजे उठ जाते हैं, फिर उनकी अपने क्रियाकलाप, फिर पूरे मठ में वो सब लट सा लेके घूमते हैं, एक तरह से उठाते हुए ढक ढक करते हुए गौशाला जाते हैं, पूरा देख के सबको जगा के, सब व्यवस्थित है सुबह का, फिर अपना क्रियाकलाप करके, अपना प्राणायाम योग करके फिर वो निकलते हैं। फिर उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, करीब 40 इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मठ के अपने, उसमें स्कूल, उसमें कॉलेज, बड़े बड़े, मतलब 5-5 हज़ार बच्चों के कॉलेज स्कूल, उसमें नर्सिंग इंस्टीट्यूट, उसमें आयुर्वेदिक कॉलेज, उसमें एलोपैथिक हॉस्पिटल, मतलब बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर है। इतना स्ट्रक्चर, घर में एक छोटी बच्चे की बर्थडे पार्टी होती है तो हम लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये सोच रहे हैं कितने बड़े, मतलब आपको मैं 5000 बच्चों का स्कूल चलाने दे दूं प्रफुल भाई, आपको पूरा जीवन उसी में कट जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ऐसे वो 40 इंस्टीट्यूशन व्यक्ति जब से चला रहा है, जब से वो 22 साल का है, जब से वो मठ में आया, तो उसमें इसका फाइल, इसकी फाइल, इसका रिक्रूटमेंट, इसका बजट, इसकी सैलरी, उसको फायर किया, उसको हायर करा, पुलिस का केस, कोर्ट केस, आपको समझ में आता है ना, इंस्टीट्यूशन चलाना आसान बात नहीं है। तो उसके पहले काम हुए सारे, 9 साढ़े 9 तक सब निबट गया। फिर वो नीचे आके बैठ जाएंगे, पहले तो बाहर को बैठते थे, एक कमरे में बैठते हैं हम, और वहाँ पे फिर लोग अपने फरियादी आते थे, कोई ठेका पट्टा वाले फरियादी नहीं, भाई मेरी पेंशन नहीं भरी, मेरी एसपी ने कंप्लेंट नहीं लिखी, मेरी एफआईआर नहीं हुई, मेरा फसल बीमा का भत्ता नहीं मिला, मेरी विधवा पेंशन नहीं मिली, फिर यहाँ से फ़ोन खड़कने शुरू, तिवारी जी उनको फ़ोन लगाओ, है ना, द्वारका प्रसाद तिवारी जो मठ के पुराने व्यक्ति हैं। अब आपको इमेजिन कर पा रहे हैं, ये सरकार चल रही है, और फिर अब आप सोच रहे हैं फिर क्या होता है, ये चला 2-2:30 बजे भोजन लिया और निकल के गाँव, कम से कम 7 गांव 8 गांव, किसी में खाना खा रहे हैं, किसी में देख रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम आई इसको विजिट कर रहे हैं जाके। ऐसा आज का एमएलए एमपी कौन कर रहा है? किसी भी पार्टी का नहीं कर रहा है इतना, और ये व्यक्ति कर रहा है जब से वो सांसद बने। पहले वो मठ, और फिर मठ के अपने काम है, मठ की अपनी पूजाएं, ये। अब आप लोग इतना सा काम कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि वो 4 बजे उठ जा रहा है व्यक्ति और 11:30-12 तक एक्टिव। लेकिन सर ये तो आए थे पढ़ने के लिए, छात्र पढ़ने के लिए आए थे गोरखपुर, फिर छात्र जो है वो कैसे राजनीति में आया, सांसद बना और फिर मुख्यमंत्री बनना, बड़ी बात है। तो हुआ कैसे सब कुछ? उन्होंने कभी आपको बताया? पढ़ने को आए थे, ये तो एक तरह का, मतलब उन्होंने अपने घर पे नहीं बोला था, तो घर पे बताने के लिए था ये तो बस। उनकी जो पढ़ाई है वो कोटद्वार में उनकी बीएससी हुई, जहाँ पे वो पहली बार महंत अवैधनाथ से मिले, और मिले भी, देखिए कितना अच्छा संयोग है। कब मिले? 91-92 में। 91-92 में क्या चल रहा था बताइए? राम मंदिर आंदोलन के जो अध्यक्ष थे वो अशोक सिंघल जी नहीं थे। हमें लगता है अशोक सिंघल जी का मत था कि कोई साधु होना चाहिए। मैं हर समय बैकग्राउंड प्लेयर रहूं। हम लोगों की मानस पटल में कि अशोक सिंघल जी अध्यक्ष थे। जितने भी कमेटी थे उनके 5 कमेटियां बनी अलग राम मंदिर के, उसके सबके अध्यक्ष महंत अवैधनाथ थे। जो और आंदोलन की बहुत सारी मीटिंग्स या तो कुंभ मेलों में होती थी या गोरक्षनाथ मठ में होती थी। अच्छा, गोरक्षनाथ मठ में होती थी।
और इनको काम मिला महंत अवैधनाथ को कि आप कॉलेज कैंपसेस में जाइए विद्यार्थी परिषद के साथ जाके लोगों को जागरूक करिए कि भाई इतना बड़ा आंदोलन क्यों है। लेकिन लोगों को लगा पता नहीं क्यों है, मंदिर में इतनी क्या बड़ी बात है, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया, उस समय जानकारी का अभाव हुआ करता था। किताब में और अखबार तो जैसे पहाड़ों के रीजन में तो अगले दिन का अखबार पहुंचा करता था, आज का अखबार वहाँ अगले दिन पहुंचेगा। साउथ का अखबार इंग्लिश में याद है द हिंदू के सेकंड मतलब अगले दिन के एडिशन दिल्ली पहुंचा करते थे। तो पहले तो उसमें जानकारी की व्यवस्था नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो इनको काम मिला था आप कॉलेज कैंपस जाइए और युवाओं के बीच में, यूथ के बीच में बताइए कि ये आंदोलन क्यों है, क्या कर रहे हैं, इसका क्या महत्व है सांस्कृतिक रूप से। तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर होते हैं अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट मतलब योगी आदित्यनाथ का संन्यास आश्रम से पूर्व का नाम। वो क्योंकि विद्यार्थी परिषद में थे तो वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है और उनका पहली बार इंटरेक्शन होता है राम की महिमा, आंदोलन, और वहाँ से अलाइन होते हैं। वो कहते हैं एक बार कभी तुम मठ में आओ, और ये मठ में चले भी जाते हैं ऐसे ही, तभी छोड़ा नहीं उन्होंने तब कि क्या है, क्यों है, राजनीति, मठ क्या है। फिर वापस आते हैं, फिर एमएससी करने लगते हैं। इनकी बीएससी बहुत अच्छे से कोटद्वार पहाड़ों में एक जगह। एमएससी कहाँ से करते हैं? ऋषिकेश। फिर नीचे उतर आते हैं, इनका गांव इसके बीच में है, पंचूर बोल के इनका गांव है। पंचूर से ऊपर कोटद्वार पढ़ाई हुई, फिर नीचे उतर के आके ऋषिकेश। पिताजी इनके फॉरेस्ट गार्ड थे, फॉरेस्ट रेंजर थे। भाई इनके एक बस चलाते थे, वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे। तो ऋषिकेश में उन्होंने एमएससी करी। इनका स्कूलिंग भी पहले ऋषिकेश में हुई है, तो ऋषिकेश से दूसरी एक तरह से ट्रैवल हुई। सोचिए स्कूलिंग के लिए बाहर कितने लोग जाते हैं, वो भी कमरा लेके रह रहे हैं, कोई हॉस्टल ऐसा बड़ा फैंसी स्कूलिंग नहीं, वही भरत मंदिर इंटर कॉलेज में। हाँ, भरत मंदिर इंटर कॉलेज अच्छा स्कूल माना जाता था। मैं भी क्योंकि ऋषिकेश में लंबे पढ़े, बल्कि मुझे कई बार मन में आता है, मेरी उम्र है इस समय 46 साल और मैं योगी जी से 7-8 साल छोटा हूँ, तो मैं स्कूल में कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ा जाया करता था। और जब वो पढ़ रहे थे तो मुझे मन में आता है कि कभी मिले होंगे, आसपास हम घूमे होंगे, ऐसा मुझे मन में अभी याद खुशी होती है सोच के। फिर वो एमएससी करने आ गए। एमएससी करने के दौरान वो फिर मिले योगी महंत अवैधनाथ से दिल्ली आके। ऐसी उनको खबर पड़ी कि महंत अवैधनाथ की बहुत तबीयत खराब है और वो एम्स में एडमिट है। सोचो व्यक्ति एम्स पहुंच जा रहा है। आप सोचिए ये सब कब की बता रहा हूँ, 90-95 की। तब ट्रैवल करना ऐसा नहीं है आज का कि ये बुलाया, यहाँ बस मिल गई। पहले तो ट्रेन का IRCTC का टिकट बुक करना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ करता था। बस से ऋषिकेश से दिल्ली आना और एम्स में अपने व्यक्ति को ढूंढना। अब मैं आज कह दूं एम्स में कि यार वो एडमिट है, जरा दिखाओ, आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ये विंग, वो विंग, बैक विंग, ए विंग, बी विंग, डॉक्टर, परमिशन, आप अंदर ही नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। तो एक व्यक्ति ऋषिकेश से खबर पढ़ के पहुंच जाता है, ढूंढ लेता है और अंदर चला जाता है। और तब महंत अवैधनाथ एक तरह से इमोशनल अपील करते हैं कि आपको आप वो बीच में हिंट दे चुके हैं, भाई हमें आपके जैसे युवा चाहिए आश्रम में, ऐसे हिंट दे रहे हैं ऑल अलोंग। ये तीसरी चौथी मीटिंग है ना, कहीं तो महंत अवैधनाथ उनको हिंट दे रहे हैं कि भाई आपके जैसे युवाओं की जरूरत है। तो उनको लगता है हाँ ठीक है, मुझे वॉलंटियर चाहिए होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाने वाला। हाँ, तो इस बार उन्होंने ऑलमोस्ट देखिए एक सीन सोचिए दिमाग में, एक व्यक्ति जो उस पर लेटा हुआ है, हॉस्पिटल के एक बेड पे लेटा है, पाइप जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, सिरिंज जा रही है और आपका हाथ पड़ गया, अब आपको मठ का मतलब आना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब इनको पहली बार लगा कि ये दिस समथिंग सीरियस, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बस ऐसे बात करते रहो। ये अपनी एमएससी इनकी पूरी होने वाली थी, वो छोड़ के घर पे कह के कि मैं पढ़ने लिखने जा रहा हूँ। घर में तो ना बताते हुए संन्यास लेने जा रहा हूँ, भाई घर में कौन माँ बाप अलाउ कर देंगे संन्यास लेने जा रहा हूँ। तो वो कहने गए थे, ये कोई पढ़ने नहीं गए थे गोरखपुर, और उनकी एमएससी की डिग्री बीच में छूट गई इनकी। अच्छा, जो कि ऋषिकेश वाली डिग्री पूरी नहीं कर पाए वो। तो ये वहाँ चले गए और वहाँ जाने के बाद इनकी फिर महंत अवैधनाथ से काफ़ी चर्चाएँ हुई और ये 93 में वहाँ चले गए और 94 में इनको मतलब ये सन्यासी तो बन गए जाते ही, लेकिन इनको उत्तराधिकारी 94 में एक बड़ी सेरेमनी में, जिस सेरेमनी में आपको बड़े बड़े अशोक सिंघल जी भी भाषण देते दिखेंगे, और इन्होंने अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया तभी से। ये नाथपंथ में होता भी है कि आप अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। तो महंत अवैधनाथ ही महंत रहे उस मठ के 2014 तक, अपने जब तक वो शरीर में थे, और उसके बाद वो फॉर्मली महंत मतलब पूरे हेड बने गोरखनाथ मठ के, योगी आदित्यनाथ। लेकिन एक तरह से डिफैक्टो वही हो चुके थे, छोटे महंत, नयिका बाबा, छुटका बाबा, छोटे बाबा, ऐसा बोला जाता था उनको बोला जाता था, उनको वहाँ पे बोला जाता था, लेकिन वही ऑपरेटिव हो गए थे। और फिर 94 में ये हुआ, मतलब एक तरह से स्पिरिचुअल बैटन पास ऑन कर दी। और 98 में जब अडवाणी जी गए महंत अवैधनाथ जी के पास कि भाई ये सीट हमें जीत के देनी है और आपका टिकट करें, बट सीट को तो हम जीत के देंगे, लेकिन टिकट मैं नहीं लड़ूंगा, योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे। तब पहला 98 में जो गोरखपुर की सीट है वो ट्रांसफ़र हुई एक तरह से योगी आदित्यनाथ को, और वो लड़े फिर 98, और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस बीच में जब परिवार को बोला था कि एमएससी करने जा रहा हूँ, हाँ जी, और सन्यासी बन गए, तो परिवार का क्या रिएक्शन था? ये बड़ा आपने अच्छा पूछा। तो परिवार को तो पता नहीं लगा। हाँ। परिवार को लगा कई महीनों बाद, वो भी कैसे, अखबार से। सोचिए महीनों बाद अखबार पहुंचा वहां पे। नहीं, अखबार से कई महीनों बाद अखबार में खबर छपी
93 में चलेगा तो 94 में जब महंत बने तो बड़ी बात होती है ना, अशोक सिंघल जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं कि ये लड़का जो उत्तराखंड से आया है, तो ये तो हमारे लड़की की डिटेल लग रही है। ये तो अजय उत्तराखंड के अखबार में उत्तराखंड के लड़के की हाँ, मतलब वो तो नेशनल अखबार, किसी नेशनल अखबार में हिंदी में पढ़ा कि भाई ये लड़का जो यहाँ पे पढ़ता था ये वहाँ जाके महंत बन, क्योंकि मठ बहुत बड़ा मठ है ना, वो बड़ा प्रचलित मठ था और उसमें बड़े बड़े नेता जाते थे, अडवाणी जी जाते थे, संघ के बड़े लोग जाते थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग जाते थे, अशोक सिंघल जी जाते थे, तो बड़ी खबर, बड़ी बात है। तो जब पेपर में छपी तो ये भागते भागते, मतलब लंबा डिस्टेंस है, करीब 800-900 किलोमीटर है कोटद्वार से, और उस समय की बात बता रहा हूँ आपको, ये जब ट्रेन की टिकट मिलना मुश्किल होता था, ट्रेन बस से 800-900 किलोमीटर गोरखपुर जाना। आज भी आप ऋषिकेश से निकले और गोरखपुर जाएं तो आपको टिकट बुक कराना काम है, बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसा दिल्ली आना तो चलो फिर भी ठीक है, बस में बैठ जाओ दिल्ली पहुंच जाओगे ना। तो गोरखपुर तो बस भी नहीं चलती होगी सीधे, या चलेगी भी तो इधर उधर होती हुई आएगी। ये लोग पहुंच गए दोनों, माँ और पति, मतलब आनंद सिंह बिजी और सावित्री देवी, ये लोग पहुंच गए। और वहाँ पे जाके फिर काफ़ी मतलब गहमा गहमी हुई, फ़ोन पे बात हुई, गुरुजी से बात हुई, और कहते हैं माँ ने थोड़ा सा मतलब बुरा भला भी बोला गुरुजी को, कि मेरे बेटे को तुम छीन के ले आए, ये क्या तरीका है, तुमने संन्यास कर दिया है, तो शादी की उम्र है उसकी, जो एक माँ का होता है कि माँ के लिए वो अलग बात है। फिर जो गुरुजी ने इस तरह की बातें करी ना कि भाई आपके तो 6 बच्चे हैं, एक को आप राष्ट्र के अगर सहयोग में, धर्म के सहयोग में दे दो, तो उनको समझ में आया कि एक बड़े मिशन के लिए बनाया। योगी जी का क्या रिएक्शन था जब माँ ने ऐसा कहा? वो भी तो वहाँ मौजूद, लेकिन वो अलाइन हो चुके थे उस समय सन्यास के प्रति ज़्यादा, मतलब वो भी कन्विंस ही करने में मत कर रहे थे कि भाई अब यही मेरा जीवन है, मान लीजिए इसको, मैं तो कर चुका हूँ, आप ही को मानना है अपने, मतलब आप अपने मन को मना लीजिए, मैं तो ये पाथ चूज कर चुका हूँ। बट ये इजी था उनके लिए? जब आपने पूछा होगा योगी जी से जब आप किताब लिख रहे थे कि ये क्या इतना इजी था? क्योंकि जो उनकी नाथ परंपरा है उसमें कान जिस तरह से सीधे जाते हैं, जिस तरह से जीवन रखा जाता है, और उसके बाद राजनीति में आना, वाज दैट इजी? देखिए, संन्यास परंपरा भारत के त्याग की पराकाष्ठा की एक बहुत असीम परंपरा है। मैं आपको थोड़ा सा इतर करके एक बार मैं आपको हार्वर्ड ले चलता हूँ। मैं अपने जो सेकंड बुक थी द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, के लिए मैं एक यूएस का टूर किया था मैंने, बुक लॉन्च का, गवर्नेंस के बहुत सारे कॉलेजेस में गया था मैं, हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में गया था। तो हार्वर्ड में एक बालक ने पूछा, भारतीय मूल का था लेकिन मन से बड़ा वामपंथी टाइप उसकी विचारधारा थी, कि योगी आदित्यनाथ को तो पहाड़ों में संन्यास लेके पूजा पाठ करना चाहिए, वो राजनीति का, मतलब उसने इंग्लिश में पूछा, व्हाई इज एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब वो राजनीति का आनंद क्यों ले रहे हैं। मैंने कहा भाई राजनीति का आनंद लेना, ये एक्सप्रेशन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप राजनीति में कंट्रीब्यूट भी तो कर सकते हैं। पहले मैंने योगी आदित्यनाथ वाला उत्तर दिया। वो लोग बोलते हैं भाई राजनीति मेरे लिए एक लीवर है काम करने का, मठ से मैं इतना काम कर पाता था, मुख्यमंत्री बन के मैं इतना काम कर पाता हूँ। पहले मैं गोरखपुर और आसपास के जिलों में सामाजिक कार्य कर पाता था, अब मैं पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर पाता हूँ, या राष्ट्र में कुछ काम कर पाता हूँ। तो मेरे लिए तो लीवर है। आपके लिए वो एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ पॉलिटिक्स हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो एक सामाजिक काम का करने का एक बड़ा दायरा है, बड़ा कैनवस है। दूसरा मैंने कहा आप हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पॉलिसी पढ़ रहे हैं, कैंपेन्स पढ़ रहे हैं, मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये पढ़ रहे हैं कि एक सेल्फलेस, नॉन करप्ट, ईमानदार नेता कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने कहा ये क्या क्वेश्चन हुआ, मतलब ऐसे मुझे, मेरे क्वेश्चन को उन्होंने कहा ये क्या क्वेश्चन हुआ भाई, कोई गड़बड़ करेगा तो लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर तो बाद में आएगा ना, कोई आदमी गड़बड़ करे ही, वो सेल्फलेस हो, वो डेडिकेटेड हो, इसका कोई आपके पास फैक्ट्री है क्या? तो ऐसा होता नहीं है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो 2 फैक्ट्री है, एक संघ एक फैक्ट्री है जिसमें आदमी, देखिए मैं आपको ना ईमानदारी एक दिन की वर्कशॉप में नहीं सिखा सकता, आपको एक लंबा सेल्फलेस जीवन जीना पड़ेगा। आपने नरेंद्र मोदी का जीवन देखिए ना, मतलब नरेंद्र मोदी का जीवन में एक सन्यासी का जीवन, आपने घर बार छोड़ दिया, रोज प्रवास में, आप संघ ने आपको 2 कपड़े दे दिए, बस वो कुर्ता पजामा, जब फटेगा तो दूसरा सिलवा देगा कोई ना कोई व्यक्ति, और आपको एक कमरा दिलवा दिया कहीं, और वहाँ पे खिचड़ी चावल पोहा बनता रहता है, वो खाते रहो, वो भी दूसरों के घर में जाके, या दूसरों को। और आप, ये कहा जाता है कि आप होटल धर्मशाला में ना रहें, आप प्रवास में किसी के घर पर रहें, इसलिए नहीं कि आपको फ्री का खाना है, इसलिए कि एक और जीवन दिखे। प्रफुल्ल जी के घर जाएंगे, एक जर्नलिस्ट का जीवन देखेंगे, किसी किसान के घर जाएं, प्रोफेसर के घर जाएं, बैंक वाले के घर जाएं, तो ऐसे कितने घरों में जा जाके नरेंद्र मोदी ने देखा है भारत का जीवन। उनको पता है कि भारत के जीवन में क्या होता है। जब वो गैस की पॉलिसी लाते हैं तो उनको पता है कि गैस के धुएं से कितना दिक्कत होती है। जब वो टॉयलेट बनवाते हैं उनको पता है कि महिलाओं के लिए कितनी बड़ी समस्या है। किसी के लिए वो एकेडमिक पेपर है राहुल गांधी के लिए कि भाई उनको जयराम रमेश ने बता दिया कि देखिए स्टडी आई है, टॉयलेट है नहीं है। नरेंद्र मोदी की आंखों का लिव्ड एक्सपीरियंस है। दूसरी परंपरा है हमारे सन्यास की परंपरा। सन्यास की परंपरा में पता नहीं हमारे लोगों को पता है, जो पहली प्रक्रिया आप अपना खुद का पिंडदान करते हैं। आपको लगेगा मैं पहली बार अपना कैसे पिंडदान कर देगा आदमी, मैं तो जीवित हूँ। तो वो किसका पिंडदान कर रहे हैं आप सोच सकते हैं? अपनी आइडेंटिटी का। तो योगी आदित्यनाथ ने अजय बिष्ट का पिंडदान किया। और योगी आदित्यनाथ ने सब ने यहाँ, बाबा रामदेव से लेकर जो भी सन्यासी है, जो भी गेरुआधारी है, उसने अपना पिंडदान किया है। मतलब अपनी उस आइडेंटिटी का पिंडदान किया है। और आप उनका आधार कार्ड उठा के देखिए, अब उसमें पिता के नाम में क्या लिखा है बताइए? गुरु का नाम।
अच्छा, उनके पिता का नाम नहीं लिखा है? बायोलॉजिकल फादर का आनंद सिंह बिष्ट नहीं लिखा है हाँ। उसके। और ये बड़ी प्यारी चीज है और ये संविधान मान्य है। अच्छा, आधार कार्ड भारतीय परंपरा, ये भारतीय परंपरा संविधान मान्य है कि भारतीय परंपरा का कोई भी सन्यासी अपने फादर्स नेम में अपने गुरु का नाम लिखता है, लिख सकता है। उनके पासपोर्ट में भी, पासपोर्ट तो एक बड़ा हाँ। वैलिड डॉक्यूमेंट है जिससे आप अब्रॉड ट्रैवल करते हैं। तो ये बड़ी सुंदर बात है कि भारतीय संविधान ने इस संन्यास की परंपरा को इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ है। आप बाबा रामदेव से लेकर किसी का आधार कार्ड देख लीजिए, उसमें उनके पिता का नाम, उनके गुरु का नाम लिखा होता है। और योगी योगी आदित्यनाथ नाथ तो है ही, महंत अवधनाथ लिखा होता है, उनके पर्चों में देख लीजिए आप कहीं पे, फादर्स नेम इज। सर 2017 में अगर आए, 2014 में जिस तरह से बीजेपी जीती थी, उसके बाद से उम्मीद थी कि यूपी में अच्छा करेगी, लेकिन जब अच्छा करेगी और अच्छे नतीजे आए, तब जिन लोगों का नाम था उनमें योगी आदित्यनाथ नहीं थे। आगे पीछे वो फायर ब्रांड नेता जरूर थे, उनका प्रचार जरूर करवाया जा रहा था उनसे, लेकिन उनका नाम नहीं था। तो कभी आपने पूछा कि आपका नाम नहीं था, कैसे आप यहाँ तक पहुँच गए, सीएम के कमरे में आ गए? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, हाँ। वो तो जर्नलिस्टों के लिए बहुत ज़्यादा इंट्रिगिंग है ही। मुझे याद है कि पहले जो राडिया टेप्स अगर मैं करूं तो उसमें तो ये सेट होता था कि अरे वो गुलाम को ये दे दो, और वो कानी मोजी को ये दे दो, और वो मारन को ये दे दो, इसको स्टील दे दो, इसका लोहा दे दो। तो वो एक्सेस थी जर्नलिस्ट की, बिल्कुल। और अब एक्सेस है कि ये लोग जेरोक्स तक नहीं लीक करवा पाते हैं। डिक्लेयर करने के बाद जो बाबू जेरोक्स करता है वो भी लीक नहीं करवा पाते हैं बेचारे। वो भी वो अरे जयशंकर पहली पंक्ति में क्यों बैठे हैं? अच्छा, जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर बनने वाले हैं। अच्छा, किसी को नहीं वो पहली पंक्ति में आ गए बैठ के, तब तक उनको खबर ही नहीं है। सोचो, मतलब इतनी सीक्रेसी है। तो इसलिए बल्कि ऐसा कहते हैं जिसका नाम चल गया उसका नाम कट गया। ये तो ये बीजेपी में है, ये बीजेपी में जिसका नाम ज्यादा चल गया उसका नाम कट गया। तो यानी वो नाम चलना ना चलना, तो देखिए वो तो अब आपको 24 घंटे 24 हम बात ही कर रहे थे अभी 24/7 अगर चैनल है तो कुछ तो चला ना। कौन बनेगा, आज बनेंगे केशव प्रसाद मौर्य, अब बनेंगे मनोज सिन्हा, अब बनेंगे स्वतंत्र सिंह, अब बनेंगे सुरेश खन्ना भी पहुंचे दिल्ली, क्या बन सकते हैं मुख्यमंत्री। अब वो चला, अब सुरेश खन्ना का जीवन बताएंगे, वो 7 बार के विधायक है, 6 बार के विधायक है, यहाँ से है, वहाँ से हलाना फलाना। अब उनको कुछ तो चलाना। आदमी के मन में पाल लिया जो सुरेश खन्ना जी के फैन है, ये बनने वाला है, वो बनने वाला है, वो बनना है। देखिए, पार्टी को जो मुझे लगता है बिहाइंड साइड में, उत्तर प्रदेश में आप 2002 में जब राजनाथ जी हटे उसके बाद आप सरकार बना रहे थे 15 साल बाद। आपको पता है जब योगी जी की सरकार बनी, उस पर आएंगे डिटेल में, तो जो पूरा मंत्रिमंडल था उसमें 2-3 लोग थे ऐसे जो कभी मंत्री रहे थे जीवन में, और उसमें से सपा बसपा वाले थे जो सपा बसपा से छोड़ के आए, या फिर सूर्य प्रताप शाही जो एक बहुत पुराने समय से पार्टी में है। बाकी किसी को यही नहीं पता था सरकार क्या होती है, सरकार कैसे होती है, क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, क्या ज्वाइंट सेक्रेटरी, किसका क्या। तो वो नए थे, उनकी कैसे ट्रेनिंग हुई उस पर बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से 2 या 3 जो सूचक रहे होंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिमाग में। पहला तो भाई, हम किन गवर्नमेंट्स को हरा के आए हैं। हम ऐसी गवर्नमेंट्स को आए हैं जिन्होंने परिवारवाद और जातिवाद की सरकारें चलाई हैं। और देखिए, मायावती और मुलायम की राजनीति केवल परिवारवाद और जातिवाद है ना, कि भाई मैं आऊंगी तो मैं दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बना लूंगी, मीम में बना लूंगी। मुलायम सिंह का मैं आऊंगा तो मैं एमवाई कॉम्बिनेशन बना लूंगा। और इनके मुंह से आपने क्या सुना कभी? और इनकी राजनीति क्या है कि मैं सड़क की राजनीति करूंगा, मैं हाईवे की राजनीति करूंगा, मैं स्कूलों की शिक्षा को ठीक करूंगा। मतलब ये लोग तो कहते थे कि जो कल्याण सिंह ने चीटिंग के विरोध में कानून बनाया उसको मैं हटा दूंगा। कैन यू इमेजिन? ये कैंपेन था मुलायम सिंह यादव का। अखिलेश यादव ने मंचों से कहा है, वीडियो है, थोड़ी सी चीटिंग कौन नहीं कर लेता एग्जाम को पास होने के लिए। ये व्यक्ति जो बैंगलोर में पढ़ के आया और ऑस्ट्रेलिया में आधी डिग्री करके आया, ये मंच से बोल रहा है। अभी योगी जी ने टीचरों के अटेंडेंस के लिए लॉ बनाया कि टीचर थंब रूल से अटेंडेंस देंगे, तो अखिलेश यादव ने विरोध करा उसका। आप समझ सकते हैं? तो जिनके खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जो प्राइवेट स्कूल का टीचर को टाइम से ना जाके दिखाए एक बार, अगले दिन नौकरी चली जाएगी। लेकिन इन्होंने सरकारी स्कूल के बच्चों के टीचर जब मनाया तब आए। तो इस तरह की उनकी राजनीति थी। तो फिर ये कैसे हुआ कि जब 5 नाम ये चल रहे थे तो योगी आदित्यनाथ का नाम कहाँ से? और सडनली योगी जी मैं अपनी बात बीच में रह गई। तो एक भाई कि मैं परिवारवाद और जातिवाद के विरुद्ध कोई नाम दे रहा हूँ, तो आप बोलेंगे अच्छा एक ओबीसी नाम दे देते हैं, तो फिर आपने नया क्या किया? वो तो ओबीसी राजनीति करते जा रहे हैं। अच्छा एक दलित नाम देते हैं, फिर वो चली जा रही राजनीति। तो कुछ ऐसा नाम दे जो एक तरह से जाति से परे हो। जाति से परे कौन है भारत में? साधु। जात ना पूछो साधु की, है ना। और वो तो एक अगर जो अपना पूर्व आश्रम है उसमें से वो ठाकुर थे, तो वो ठाकुर थे, ब्राह्मण वेश में आ गए, और वो पीढ़ जो जातिवाद मिटाने के लिए मानी जाती है। आपको पता होगा गोरखनाथ का उनका जो खिचड़ी भोज होता है, उनके यहाँ कौन खाना बनाता है, वो हर जाति का व्यक्ति मठ में लगा हुआ है। तो ये तो मठ के बारे में है। मठ ने पहली बार जो महंत अवधनाथ थे वो डोम राजा के साथ भी खाना खाया, जो बनारस के डोम है जो आपकी अस्थियां जलाते हैं।
बकरियां शरीर कर्म जलाते करते हैं, हैं, हाँ। है ना। तो उनके साथ भी खाना खाने का जो प्रथा शुरू करी, जिसका कई बार कुछ सन्यासियों ने विरोध करा, लेकिन तब भी महंत अवैधनाथ ने जारी रखा। उसको जारी रखा। तो वो मठ है। तो ये मठ का प्रकृति ऐसी है कि गांव-गांव जाएंगे, हर जाति के साथ खाना खाएंगे। वो पुरानी मुहिम है 20-25 साल की, और खुद वो एक साधु है जिसकी कोई जात हम अटैच ही नहीं करते हैं साधु से। तो ऐसे व्यक्ति को, और दूसरा परिवारवाद, भाई यहाँ तो कौन नेता बनेगा, इधर मुलायम सिंह यादव बनेंगे, उधर रामगोपाल यादव बनेंगे, उधर डिम्पल यादव बनेंगी, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, मतलब वो यादव भी नहीं परिवार है, वो तो सैफई खानदान, मतलब वो यादवों के भी भले नहीं लगते मुझे। आप दिखा दीजिए 4 बड़े यादव बता दीजिए जो सैफई खानदान से ना हो समाजवादी पार्टी में। ज्यादातर सांसद उन्हीं के परिवार से। नहीं, मैं ज्यादातर नहीं, आप मैं कह रहा हूँ, मैं ओपन क्वेश्चन है, 5 यादवों के नाम बताइए जो बड़े नेता हो सपा में और सफाई खानदान से ना हो, मुलायम सिंह के परिवार से, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। तो यादव, लोग कहते हैं ना यादवों की भली पार्टी, नहीं, वो यादवों की पार्टी नहीं है। ये बार बार मैं कहता हूँ, आप मुझे एक यादव बता दीजिए जो बड़ा नेता हो समाजवादी पार्टी में और अखिलेश के परिवार से ना हो। परिवार की पार्टी हो तो उनके परिवार यादव है तो ठीक है। मतलब मैंने एक बार एक पॉडकास्ट में बोले थे 40 नाम, मतलब जब मुलायम सिंह यादव पीठ में थे तो ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रमुख, गन्ना समिति प्रमुख, सब मतलब भाई भाभी की बहन, केवल परिवार। तो परिवारवाद और जातिवाद, इसके परे आप किसको दे पाएंगे? तो आपको और कोई नाम नहीं समझ में आता था। और यूपी की ब्यूरोक्रेसी जो हैवी ब्यूरोक्रेसी है, यूपी में जो करप्शन था, हैवी करप्शन है, उसके बाद आप किसको ला पाएंगे? एक योगी आदित्यनाथ को ला पाएंगे जिसको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पता हो, जो एक इतना बड़ा मठ चलाता हो, जिसके पर एक छींट भी नहीं हो दाग की, और जिसको उत्तर प्रदेश की जानकारी हो ढंग से, प्रशासन की जानकारी हो, पूरे भारत की भी जानकारी हो, एक वर्ल्ड सांसद हो। ये सब पैकेज मुझे लगता है देखा होगा अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी ने, इसलिए उनका नाम एक सरप्राइज नाम तो उनको इन्फॉर्म कैसे किया गया? वो कहाँ थे उस समय? हाँ, उनको इन्फॉर्म, बड़ा रोचक किस्सा है जिसको योगी आदित्यनाथ खुद भी बताते हैं कि भाई उनका पासपोर्ट सुषमा स्वराज जी ने लिया था, उनको ब्राजील एक एंटी टेरर समिट में जाना था। तो पासपोर्ट ले लेते हैं वेरीफाई करने के लिए ना, सांसद का जो उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो होता है, व्हाइट पासपोर्ट होता है। हाँ, तो वो कुछ दिनों पहले वापस आ गया। तो उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय में कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी खत्म मतलब है तो आपको यहीं रहना है। उनका तो चुनाव तो खत्म हो गया। नहीं, उन्होंने कहा है कि आपको यहीं रहना है, लेकिन उन्होंने इससे कोई हिंट नहीं लिया कि इसका क्या मतलब। उनको बल्कि थोड़ा सा लगा कि भाई पूरा प्लान कर लिया था। वो क्या करते, कहीं जाने से रिसर्च करते थे बहुत सारी। तो उनको लगा सारी रिसर्च कर रहा हूँ मैं एंटी टेरर में, ब्राजील में, इसमें क्या लोग आएंगे, कौन लोग आएंगे। अब ये मतलब बड़े रिसर्च सांसद थे वो, ऐसे नहीं कि उठ के चले जाए घूमने के लिए, है ना। तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि भाई अच्छी खासी जाना था, क्यों नहीं जा रहे। फिर उनको एक रात में, हाँ, अमित शाह जी को फोन आता है कि भाई कल या अभी हम शाम को मिलते हैं। उन्होंने कहा मैं तो गोरखपुर आ गया। फिर आपसे कहा था, मुझसे किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं कि मुझे रुकना है। तो उन्होंने कहा अच्छा अभी तो चॉपर नहीं चल पाएगा, मैं सुबह अपना चॉपर भेजूंगा और आप आइएगा। ये अमित शाह जी कह रहे हैं तो कि अपना चॉपर भेजूंगा, उससे आ जाइएगा, है ना। तब गोरखपुर में फ्लाइट भी हफ्ते में एक चलती थी, नहीं चलती थी। अब तो अगर आप गोरखपुर सुबह जाके शाम को वापस आ सकते हैं। तो मतलब आपको लगेगा कि भाई क्यों चॉपर तो अंधेरे में नहीं चलता ना, फ्लाइट तो चलती है अंधेरे में। तो वो अगले दिन अमित शाह जी के चॉपर से आए और बातचीत हुई, और फिर आपने फोटो देखा होगा वो अमित शाह जी और ऐसे करे हुए। फिर वहीं से वो एक दिन पहले, शपथ के एक दिन पहले, वहीं से वो सीधे उसी चॉपर से किसी और से, मेरे ख्याल शायद उसी चॉपर से वो लखनऊ गए। उतरे तो आपने देखा था उन्होंने वो एविएटर लगा रखे थे और वो ऐसे करते हुए निकले। सबको सेंस आ गया। तब जो चैनल भी सब, हम लोग सब हतप्रभ रह गए उत्तर प्रदेश के जो भी रिपोर्टिंग कर रहा था। तो मुझे भी लखनऊ में मैं ही था। हाँ, तो हमने सोचा ये वाला नाम तो किसी ने चलाया ही नहीं है। लेकिन सबको सेंस आ गया। वो हेलीकॉप्टर से, देखिए हेलीकॉप्टर से कौन हो, या तो पर्यवेक्षक हो कोई, पर्यवेक्षक तो दूसरे स्टेट का होता है, वो उस स्टेट का, अपने स्टेट का तो पर्यवेक्षक, आप पर्यवेक्षक ही तो आ सकता है कोई बड़ा नेता, कि ये कैसे हो, योगी इतना चश्मा पहन के क्यों उतर रहे हैं। तो आपने पूछा योगी जी से कि ये जो स्टार कैंपेनर लिस्ट होती है, इसमें बिना आपके नाम के पूरा नहीं हो सकता? निकाय चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, आपको हर जगह भेजते ही भेजते, चाहे आप खुद भी चुनाव क्यों ना लड़ रहे हो। तो कभी उन्होंने कुछ आपको बताया? क्योंकि आपने किताब लिखी तो बहुत बारीकी से उसको ऑब्जर्व किया होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेके बातों को। तो कभी ऐसा कुछ बताया कि मतलब उन्हें भी मजा आता है या अच्छा लगता है, क्या नहीं देखिए, भाजपा की ये तो बात माननी पड़ेगी, भाजपा एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड इलेक्शन मशीनरी है। और भाजपा में आपको ये सुन के अचरज होगा कि प्रधानमंत्री की जो रैलियां होती हैं वो प्रधानमंत्री खुद नहीं तय करते हैं। एक तरह से पार्टी आदेश देती है। आपको लगता है नहीं ये तो कहने की बातें हैं। पार्टी बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली बनाती है कि भाई कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज में प्रधानमंत्री की प्रेजेंस बनाओ। स्ट्रॉन्ग एरिया मतलब जो भाजपा के स्ट्रॉन्ग एरिया है, कुछ मिड एरियाज में, कुछ वीक एरियाज में जो कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री का समय वेस्ट मत करो। मान लिया इस सीट आप जीत ही नहीं सकते, तो प्रधानमंत्री का समय मत वेस्ट करो उसमें। आपको लगता है कि यहाँ टिपिंग पॉइंट है, ये बीच का मार्जिन बन रहा है, आप प्रधानमंत्री को भेजो, तो रैलियां सेट होती हैं। और आपको ये भी पता होगा कि लोकल इकाई
और वो एमएलए एमपी खुद डिमांड करता है कि मुझे ये 4 लोग चाहिए, इसकी रिसेप्शन, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा पता है ना भाई, सबसे ज्यादा किसे पता है, सबसे ज्यादा जो यहाँ की इलेक्शन कमेटी उसको नहीं पता, सर्वे वाले को नहीं पता, जो चुनाव लड़ रहा है मुझे पता है कि भाई मैं लोगों में जाता हूँ तो अरे कभी यार योगी जी से मिलवाओ, अरे कभी हेमंत बिस्वा जी से मिलवाओ, अरे कभी देवेंद्र फडणवीस से मिलवाओ, अरे कभी मोदी जी से मिलवाओ, अरे कभी अमित जी को बुलाओ, ऐसा उनको डिमांड आती है, उनको सेंस रहता है कि भाई किसकी यहाँ पे वो है, तो वहाँ पे डिमांड आती है। वहाँ पर तो पहली जो टॉप 2 टॉप 3 डिमांड होती है उसमें ये होता है कि मोदी जी रहे, अमित शाह रहे, योगी जी रहे, जो पार्टी का अध्यक्ष है वो रहे, या वहाँ का जो बड़ा लीडर है, अगर वहाँ सीएम है प्रदेश में वो रहे, तो जो टॉप 4-5 नाम है वो डिमांड आती है। तो मतलब इसमें कोई नहीं योगी जी का मन है या पार्टी का मन है, मतलब ये तो डिमांड लेड इकोनॉमी है, जिसकी डिमांड आएगी। कभी आपको आपने पूछा नहीं कि इतनी सारी सभा होती तो आपको बुरा लगता है, आप चिक चिक करते होंगे, मतलब कि यार नहीं देखिए उनके पास ना समय बहुत ज़्यादा होता है। जब आदमी जब 4 बजे उठ जाता है और 12 बजे तक कार्यरत रहता है, उनके पास बहुत समय होता है। बल्कि एक उन्होंने भी एक किसी एक रैली में बोला था और अखिलेश यादव को काफ़ी बुरा भी लगा। उन्होंने कहा जब मैं 4 जिलों का दौरा करके वापस लखनऊ पहुंचता हूं, तब तक तो मेरे विरोधी सो के भी नहीं उठते। और ये सच की बात है। मुझे बहुत सारे ऑफिसरों ने ऑफ रिकॉर्ड बताया है कि पहला कॉल जो अखिलेश यादव के ऑफिस से आता था जब वो मुख्यमंत्री थे, तो 12 बजे 11 बजे, अब पहला कॉल 7:30 बजे आ जाता है, 8 बजे आ जाता है। हम लोग सो रहे होते हैं कई बार, क्योंकि रात में 12:30-1 बजे सोए हैं। तो बहुत सारे ऑफिसरों ने तो अपना ट्रांसफर भी करवा लिया सीएम ऑफिस से कि नहीं हम ऐसे नहीं काम कर पाएंगे, नहीं हमारा मतलब ऐसे नहीं चलेगा नहीं है। सारे, क्योंकि पहले तो वो काम होता था। पहले आपको पता है उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग नहीं होती थी। ये आप कब की बात कर रहे हैं? ये जब अखिलेश यादव का समय था, कैबिनेट मीटिंग नहीं होती थी। कैबिनेट, लेकिन कैबिनेट नोट पास भी होना होता था। कैबिनेट नोट कैसे पास होता था? वो जो कैबिनेट नोट अखिलेश यादव को पास करवाने होते थे उसको साइन कर देते थे, मंत्रियों के घर जाके अपने अपने नाम के आगे साइन कर देते थे। क्या ये सच है? अरे आप पूछ लीजिए, ये तो वैलिड है, तो नोटेड है, कहाँ पे वेन्यू लिखा होता है उसमें, कहाँ पे हुआ है, आप फोटो दिखा दीजिए ना। और अब आप देखिए, अब तो आपको पता है कि कब कैबिनेट मीटिंग अगली होनी है, उसमें क्या क्या निर्णय होने हैं, क्या क्या निर्णय पिछले में हुए थे। अयोध्या में कैबिनेट को ले गए, प्रयाग में कैबिनेट को ले गए, पूरी बस में बिठा के ले गए। तो अब तो बिल्कुल मेटिकुलस है। मंत्री अपना प्रपोजल रखता है, उस पर डिबेट होती है, बातें होती है, काउंटर डिबेट होती है, योगी जी अपना पक्ष रखते हैं, मंत्री अपना पक्ष रखता है, और फिर वो पास होता है, फेल होता है। तो योगी जी ने तो शायद ट्रेनिंग भी कराई थी इसके लिए अपने मंत्रियों की और विधायकों की। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब बीजेपी की सरकार बनी 2017 में, तो वो कई सदियों बाद एक सरकार बनी थी 2002 के बाद, 3 टर्म के बाद, जैसे दिल्ली में बनी है ना मेजोरिटी के साथ। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए एक अपोजिशन की राजनीति की एक राजनीति होती है और सरकार में चलाने की राजनीति होती है। तो आपको कौन ब्यूरोक्रेट क्या है, पुलिस में क्या चल रहा है, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे फाइल पास होती है, क्या काम है, क्या स्टेटस है उस मिनिस्ट्री का। तो योगी जी ने 2-3 तरीके अपनाए उसके। एक खुद के ऊपर भी, खुद को भी ट्रेन किया उन्होंने, क्योंकि वो भी मंत्री नहीं रहते सेंट्रल गवर्नमेंट में, सांसद थे 19 वो भी साल सांसद रहे लेकिन मंत्री नहीं रहे। देखो मंत्री रहना एक अलग बात होती है ना। तो और विरोध में आप एक एक्टिविस्ट की राजनीति करते हैं, तो यहाँ पे आपको खुद सरकार चलानी है। आप मतलब किसी पे आंदोलन नहीं कर सकते ना, वो तो केजरीवाल कर सकते हैं, वो अपने खिलाफ, वो अपने खिलाफ भी आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति तो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, वो उसके लिए आपको केजरीवाल होना पड़ेगा, है ना। तो इन्होंने 2-3 चीजें करी। इन्होंने पहले तो पूरी अपनी कैबिनेट को लेकर IIM लखनऊ ले गए और 2-3 दिन का मॉड्यूल चला उसमें, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, बजट्स कैसे रीड करे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो बजट है ना भाई। आपके पास मान लिया यूपी का अब तो बजट, तब तो 2 लाख करोड़ हुआ करता था, अब 8 लाख करोड़ हो गया। तो आपके पास मान लिया आपके मिनिस्ट्री में 20,000 करोड़ का बजट है, कैसे लोकेशन है, पिछला बजट कैसे पढ़ेंगे। तो आपका सेक्रेटरी आपके पास फाइल लेके आएगा, तो समझ में तो आना चाहिए क्या कह रहा है वो, क्या भाषा है, सरकारी प्रणाली क्या है। तो उसमें 2-3 दिन की ट्रेनिंग हुई। उन्होंने कहा भाई अब ये नाकाफी है। उन्होंने क्या करा, रोज 6 बजे, कौन से 6 बजे, शाम वाले 6 बजे से ऑलमोस्ट 10 बजे तक 4 घंटे, वो 10 बजे वाली मीटिंग 11-12, मैं भी मुझे उस मीटिंग में बैठने को मौका मिला। आपको लगा मैं कैसे बैठ गया उसमें, क्योंकि मैं उसमें किताब लिख रहा था, तो आपको अलाउड तो मुझे अलाउड था, बस फ्लाई ऑन द वॉल की तरह कि मतलब आप कुछ चूंचा नहीं करेंगे, आप बैठे रहेंगे, आप बस ऑब्जर्व करेंगे। और कुछ मीटिंग में मना भी होता था मुझे, इसमें नहीं आना है, उसमें शायद कुछ थोड़ा सा क्लासिफाइड बातें ऐसी सरकार की नीति है। ये इसमें होता क्या था, इसमें रोज 2 या 3 प्रिंसिपल सेक्रेटरी आते थे और उनको एक फॉर्मेट दिया गया था, 10 साल तक विभाग में क्या हुआ, विभाग के चैलेंजेस क्या हैं, विभाग के विक्ट्रीज क्या हैं, विभाग के क्या है, आपके कंसर्न क्या है और आपके आगे का 100 दिन का प्लान क्या है। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन का आके 1 घंटा प्रेजेंट करेगा, सब पूरी पीपीटी बना के आएगा, पीपीटी का प्रिंट आउट सारे मंत्रियों के पास होगा। अब तो और अच्छा हो गया, अब तो पेपर, अब तो सबके पास, हमारे यहाँ यूपी में बड़ा सब सारे हमारे आपके मंत्री सब आपको देखा मीटिंग में देखा हो रहे हो, सब आईपैड लेके बैठे रहते हैं। अब तो विधानसभा में डिजिटाइज हो गया है, आपके मंत्री भी अधिकतर डिजिटाइज हैं, सब अपने वो आईपैड्स पे लेके, जिससे योगी जी को, अखिलेश यादव ये कहते रहते हैं योगी जी को तो लैपटॉप ऑन करना नहीं आता, मतलब जो बहुत ओछा मजाक है। मैंने तो खुद जाता हूँ उनके पास, वो दिखाते हैं अपने आईपैड पे, ये डेटा देखिए, वो डेटा देखिए, ठीक है। अब ये 1-1 घंटे ऐसे सारी जितनी मिनिस्ट्री सारी कवर हुई पिछले 1 महीने में, पूरा 1 महीना चला
और वो मीटिंग में ही डिनर आ जाता था। अच्छा, मतलब पैकेट वाला चलती डिनर रहती थी। हाँ। चलती रहती थी। योगी जी का एक टिफिन सा आता था, उसमें बड़ा थोड़ा मतलब इफ आई कैन से बोरिंग सा खाना दिखता था, उसमें लौकी की सब्जी टाइप कुछ रोटी वोटी वो खाते थे, और बाकी लोग अपना थोड़ा फैंसी सा, लैविश से वो जो डब्बा सा नहीं, वो भी हाँ, वो जो पैकेट रोटी वाली नहीं आती पनीर है, और वो इस जो तरह वो का। पैकेट आता है हाँ। हल्दीराम का, वो एक आता था। ऐसा चला 1 महीने करीब, सारी मिनिस्ट्री सब सुनते थे। तो मुझे एक बार लगा भी सारी मिनिस्ट्री सब क्यों सुन रहे हैं? कह रहे नहीं पता नहीं, कल किसी और को, कोई और मंत्री बना, उनको पता तो लगे, और आपस में इंटरलिंक्ड है ना। वो जो बाल कल्याण है वो शिक्षा से संबंधित है ना, जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है वो शिक्षा से संबंधित है ना, जो SC ST मिनिस्ट्री है वो भी शिक्षा से संबंधित है ना, खेल कूद का विभाग है वो भी शिक्षा से संबंधित। तो आपको आपस में नहीं पता होगा, और इन सबके ऊपर पुलिस तो सभी से संबंधित है, राशन सभी से संबंधित है, क्योंकि बेनिफिशियरी तो आपका वही है ना, वही किसान है, वही राशन ले रहा है, उसका बच्चा स्कूल में जा रहा है, वही हॉस्पिटल में जा रहा है। तो आपको पता तो लगे क्या कैसे विभाग चल रहे हैं। तो सबने सबके विभाग सुने, सबने काउंटर क्वेश्चन पूछे, और हर उसके बाद एक सेशन के बाद योगी जी का एक 5-10 मिनट का एक होता था स्टेटमेंट होता था। क्लोजिंग। हाँ। जो वो क्लोजिंग होती थी ना, उसमें सबके होश उड़ जाते थे। जैसे मुझे याद है एक बार एक एयरपोर्ट की चली, एयरपोर्ट उड्डयन में क्या क्या है, तो किसी मंत्री ने कहा भाई और एयरपोर्ट्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में केवल बनारस और लखनऊ ही है, बाकी तो एयरपोर्ट मतलब कभी VIP के लिए एयर चल स्ट्रिप गए, टाइप है। या हफ्ते में एक फ्लाइट चल गई। तो और इतना बड़ा स्टेट है, हमें इंडस्ट्री लाने में दिक्कत होती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं आएगा बैंगलोर से उठ के आपकी ट्रेनों में बैठ के, उसके बाद समय उसका कीमती है। तो आज आपको पता है, मतलब आज 16वां एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, अभी 4 महीने पहले मुरादाबाद में और एयरपोर्ट है, आप दिल्ली से मुरादाबाद जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं 1 घंटे की दूरी पे। हाँ। आ, तो योगी जी ने जो बोला ना कि हाँ अच्छा हमारे यहाँ इतनी एयर स्ट्रिप्स हैं, इतने टरमैक हैं, वहाँ बोइंग उतर सकता है, वहाँ एयरबस उतर सकता है, लोग हैं मतलब ये तो बाबा जी समझो तो घंटी बजाने वाले पंडित जी हैं, इनको क्या पता है ये सब। तो पीपल डिडंट रियलाइज कि भाई वो व्यक्ति 19 साल से संसद में रहा है, उसने एक एविएशन मिनिस्टर के साथ देखा है, वो कमिटीज में रहा है, वो विदेश में गया है, उसने हजारों क्वेश्चन पूछे हैं इसके ऊपर। तो वो जो लोगों ने समझा ना, और ऐसा सभी के ऊपर, गन्ना बोले तो गन्ने की पूरी हिस्ट्री पता है विभाग, क्योंकि वो अपने यहाँ गन्ने के खेत हैं, उसके मठ के बहुत सारे, जो मठ में रसद आती है, मठ में खरीदारी है बहुत सारी, किसकी, हॉस्पिटल चलता है 400 बेड का, तुम्हें एक इक्विपमेंट की कॉस्ट पता है। आप अगर ग्लव्स 12 रुपए से 14 रुपए खरीदते तो बताए थे, तुम कहाँ से खरीद रहे हो भाई, हमारा मठ तो 12 रुपए खरीदता है, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा। तो नहीं वो तो विभाग तो स्टार्टिंग में कोरोना में बहुत उन्होंने बहुत पैसे बचवाए, कि उनको पूरा पता था, क्योंकि हॉस्पिटल में वही खरीदी रही थी प्राइवेट, उनको एक वेंडर पता था। और जब आप प्राइवेट चलाते हैं तो आप तो बिल्कुल एक पैसा बचाते हैं कि कहाँ से मैं बेस्ट से बेस्ट वेंडर खरीद सकता हूँ। तो ये जब लोगों ने देखा तो उस 1 महीने में 2 सिग्नल गए, ये पता लगा इस आदमी से आप कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते, इसको एक बात पता है, इसको कृषि भी पता है, उसको विज्ञान भी पता है। आप कभी जापानीज एंसेफेलाइटिस पे योगी जी से बात करिए। मुझे मिश्रा जी हैं, डॉक्टर मिश्रा, जो इससे पहले एम्स के डायरेक्टर थे, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी योगी जी से जापानीज एंसेफेलाइटिस, जापानी बुखार पे जब भी बातें हुई, या तो सनसेट टीवी पे, लोकसभा टीवी पे, अरे ही न्यू फार मोर देन मी। कौन कह रहा है? एम्स का डायरेक्टर कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ को बीमारी के बारे में मुझसे ज़्यादा पता है, क्योंकि वो सालों से उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। और जैसी उनकी सरकार आई, उन्होंने उसको रूटीन इम्यूनाइजेशन में डाल दिया, उसके जितने कड़े कदम लेने थे वो ले दिए, सफाई करना, और वो ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड है। यूनिसेफ ने कहा है कि पूरे विश्व में इतनी बड़ी बीमारी को 4-5 साल में पूरा जड़ से गायब करना के एग्जाम्पल्स बहुत कम है। तो इसलिए वो हैंड्स ऑन व्यक्ति है। तीसरा, उन्होंने अपने आप को कैसे ट्रेनिंग करी, तो पहले IIMS में गई, रोज प्रेजेंटेशन, और तीसरा उन्होंने पिछले कई सालों के बजट पढ़ने शुरू कर दिए, योगी आदित्यनाथ ने खुद, यूपी सरकार के। क्यों पढ़ने शुरू कर दिए? देखिए, जब तक मैं कितनी बातें कर लूं, वो बात अगर बजट में नहीं है तो खोखली, मैं कह दूं ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो बजट में नहीं है। तो उन्होंने एक एक बजट पढ़ा, देखा इसमें क्या है, क्या खर्च हुआ था, क्या बच जाता था, बनाते क्या थे, किसका प्रपोजल आता था, क्या पास हुआ, कैबिनेट मीटिंग के नोट थे, उन्होंने अपने आप को ट्रेन करा और पूछे फिर बहुत सारे कि ये क्या है। उसमें से निकली अजीब अजीब चीजें। जैसे एक चीज निकली, इनकम टैक्स ऑफ यूपी मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर। हाँ, ये उसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट लिखा है करोड़ों का। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, इनकम टैक्स कौन किसका पे कर रहा है? बोले सर VP सिंह जी के समय पे उनको लगता था कि मुख्यमंत्री और विधायक थोड़े गरीब, मतलब ये मंत्री गरीब हैं, तो इनको एक एक्स्ट्रा पग देना चाहिए, इनका इनकम टैक्स सरकार पे करेगी। मतलब टैक्स फ्री इनकम होती है, किसमें होती है? वो रेड क्रॉस और UN में जो वॉर इफेक्टेड एरियाज में काम करते हैं, उनको इंसेंटिव देने के लिए कि भाई आप इतने, वो आप कहीं अफ्रीका में काम कर रहे हैं, आप कहीं सीरिया में काम कर रहे हैं, तो उनको टैक्स फ्री इनकम होती है, एक तरह का इंसेंटिव, क्योंकि आप इतनी वॉर प्रोन जगह में जा रहे हैं। तो वो चली आ रही थी, उन्होंने खत्म कर दी। उन्होंने कहा मेरा चपरासी भी टैक्स पे करता है, मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टैक्स पे करता है, मैं क्यों नहीं टैक्स पे कर सकता? मेरे मंत्री क्यों नहीं टैक्स पे कर सकते? और जो सड़ागला लॉ चला रहा था वो एक झटके में चला गया। लेकिन और अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मंत्री अपना टैक्स खुद पे करते हैं,
उत्तर प्रदेश सरकार उनका टैक्स नहीं पे करती। सर एक सवाल है कि जब दूसरी बार आए तो उस तरह के नंबर नहीं आए जो पहली बार आए थे 2017 में। देखिए पहले तो तो उत्तर प्रदेश, उस समय मेरा सवाल बस छोटा सा आपसे ये है कि आपने इतना करीब से देखा, अभी भी आप जी। मिलते हैं, बात करते हैं, फिल्म बना जी। रहे हैं, तो जब दूसरी बार का नतीजा है तो थोड़ा सा निराशा हुई होगी, और खासकर अब उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव के भी नतीजे आए, तो क्या थोड़ा सा योगी जी में परिवर्तन देखने को मिला कुछ स्टाइल में, बातचीत में? देखिए या स्टाइल तो आदमी अपना इवॉल्व करता ही रहता है, हर आदमी को डिस्कवर करता है, राजनीति भी पैरामीटर्स बदलती रहती है, आप भी उस पैरामीटर्स के हिसाब से अपने आप को कोऑप करते हैं। लेकिन आप ऐसे देखिए, उत्तर प्रदेश में आप स्टार्टिंग से मुख्यमंत्री उठा के देखिए, गोविंद वल्लभ पंत से लेकर आज तक, आप एक बार लिस्ट देखिए सबकी, कितने समय रहे, आपको दिखेगा 4 साल, 4.5 साल, 1 साल, 2 साल, 20 दिन, 100 दिन, 3 दिन। उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल ही नहीं पूरा कर पाया। पहली बार मायावती ने पूरा करा, फिर अखिलेश ने पूरा करा, 2007 के बाद से ऐसा हुआ। और 5 साल के बाद दोबारा आना तो आप भूल ही जाइए। मतलब अलग अलग टर्म में आ गए, जैसे मुलायम 3 बार बने, लेकिन अलग अलग टर्म में, मतलब कॉन्सिक्वेंट टर्म में लगातार नहीं बन पाया। मायावती भी नहीं बनी, और पूरा 5 साल का टर्म भी वो 1-2 लोगों ने पूरा किया बस, बाकी किसी ने पूरा 5 साल का टर्म नहीं। तो इसमें कुछ होगा ना, क्यों है ये? तो योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री है, सबसे लंबा काल है उनका, कॉन्टिग्यूअस काल, मतलब लगातार चलने वाला। अभी मतलब एक एक दिन से रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। मतलब अभी 8 साल हो गए, तो 8 साल 1 दिन, 8 साल 9 साल 10 साल, तो क्यों नहीं बना? यानी उत्तर प्रदेश बार बार चेंज चाहता है, वो ट्राई करता रहता है। यहाँ पे चेंज क्यों नहीं चाह रहा उत्तर प्रदेश? यानी काम हो रहा है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जब भी सरकारें बनी, खासकर ये पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी, कितने में बनी? 2205, 403 की असेंबली है, आपको 203 204 सीट चाहिए, तो सरकारें कितने में बनी? 205 पे, 208 पे, 213 पे। जब पहली बार 2017 में नोटबंदी की बात करें, सबसे पहला इलेक्शन था जिसमें अरे अब तो लूट जाएगी भाजपा, अब तो 300 के ऊपर सीट आई। और उसके बाद कितनी सीट आई? 270 सीट आई। तो हमें देखिए 300 से वो सीट 323 है जितनी भी, उससे 270 कम ले लें, 270। उत्तर प्रदेश की परिपाटी में देखिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ 270 सीट मिला करती थी? उत्तर प्रदेश में तो 207, 208, 213 पे अब सरकारें बना रही थी दूसरी पार्टियां। लेकिन हमें एक चीज और करनी चाहिए, जब भी हम चुनावी विश्लेषण करें तो चुनावी विश्लेषण सीटों पे करेंगे तो वो सुनने में तो अच्छा लगेगा, आपको वोट परसेंटेज में करना पड़ेगा। तो वोट परसेंटेज भाजपा, देखिए जो हमारा फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है उसमें आप 30, 32, 33 पे सरकार बना लेते हैं, बड़े आराम से सरकार बना लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल पार्टी लड़ती हैं। उत्तर यूएस की तरह नहीं है कि आपको 51% वोट चाहिए, क्योंकि वहाँ बाई पार्टीशन, दो ही पार्टियां हैं, बाकी पार्टियां ड्रॉप हो जाती हैं, 2 कैंडिडेट होते हैं, प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन होता है। यहाँ तो मल्टीपल पार्टी होती है, तो 30%, 45%, तो भाजपा अपना वोट शेयर बढ़ाती रही लगातार, लगातार बढ़ाती रही। अब वो 40-45 पे आ चुकी है, जो 50 के पास, कई सीटों पर 50% वोट मिला था। 2019 का सबसे टफ इलेक्शन था भाजपा के लिए, क्योंकि आपके पास सपा बसपा जो सालों से उत्तर प्रदेश में गवर्न है, जिनके पास भाई दोनों का कॉमन वोट बैंक क्या है? मुस्लिम। वो कंसोलिडेट हो गया, कहीं और नहीं जाना है उसको, इधर दलित आ गया, इधर ओबीसी आ गया, यादव आ गया। अब इससे बड़ा वोट बैंक बचा ही क्या आपके पास ऑन पेपर? तो अमित शाह जी ने क्या कहा था, आपको हर सीट पर 50% से ज्यादा वोट लाना है, आप सीट जीत गए, और आया भाजपा को, तब भी 60 से ज्यादा सीटें आई। तो मेरे ख्याल से वो 300 से 270 आना नहीं है। आप देखिए आपका वोट परसेंटेज क्या है, और 270 जो परिपाटी से कितना ज्यादा है। परिपाटी कितने की थी? जो ट्रेंड था 207, 208, 210, उससे भी आपकी 60 सीटें ज्यादा है। और ये मोहर थी योगी आदित्यनाथ के काम पे कि अच्छा कर रहे हैं। हाँ, और उनके वजह जिंक्स थे कि नोएडा जाएंगे तो सरकार नहीं बनेगी, बिजनौर जाएंगे तो सरकार रिपीट नहीं करेंगी, वो काम करेंगे तो सरकार नहीं मिलेंगी, वो मंदिर जाना जरूरी है। अगर मैं सारे मंदिर जाऊंगा, मैं सारे कार्यक्रम करूंगा, मैं अपने हर जिले में, मतलब शायद पहला ऐसा मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में जो अपने 75 के 75 जिलों में कईयों बार जा चुका है। आप योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे तो आपको अजीब लगेगा, उनको डीएम एसपी नहीं, वहाँ के सीएमओ का, वहाँ के पीडी का, वहाँ के डीपीआरओ का भी नाम रटा हुआ है। नोएडा कोई आता नहीं था? नोएडा तो आता नहीं था। नोएडा का अगर कोई स्कूल भी कुछ यहाँ की बिल्डिंग इनॉग्रेट करनी छोटी सी, तो वहाँ पे उससे होती थी, वो कंप्यूटर से होती थी वो। मुझे याद है योगी जी तो यहाँ पे कई बार आ गए, कॉलेजों के कार्यक्रम में आ गए यहाँ पे तो वो जब भी दिल्ली आते हैं मिलने, तो इधर नोएडा गाजियाबाद का कार्यक्रम कर लेते हैं वो। सर लेकिन अब मैं आपसे पर्सनल बातें पूछूं योगी जी की, तो 2-3 चीजें पूछनी है कि पहला कि जब परिवार छोड़कर आए, चुपचाप से आ गए यहाँ पे संन्यास, तो उनका परिवार है, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार की जो तस्वीरें आती हैं, वो छोटा सा घर है पहाड़ में, पंचूर में रहते हैं वहाँ पे, वो अपनी बहन को, अपने परिवार को मदद कर सकते थे अच्छी जिंदगी जीने में। तो आपने कहीं पूछा नहीं उनसे कि मतलब क्यों नहीं आप मदद करते या अपनी बहन को? देखिए उनका वही जवाब होता है, देखिए कि मैं यहाँ पे अपना परिवार धर्म निभाने नहीं आया हूँ, मैं राजधर्म निभाने आया हूँ, मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ।
उनकी जो नियति है उनकी वो नियति है, मतलब उनका जो भाग्य है उनका वो भाग्य है। कभी तो मदद करने का सोचा नहीं, आपने पूछा भी नहीं है अपनी किताब, मतलब कभी लिखा हाँ, हो तो? मैंने लिखा है कि उनके मैं मिलना हुआ, मेरे उनके बहन भाइयों से मिलना हुआ जब मैं पंचूर में रहा कई दिनों। उनके माँ बाप, तब तो पिताजी जिंदा थे। अनंत सिंह बिष्ट जी का तो कोरोना काल में निधन हो, कोरोना से नहीं हुआ था, हाँ। लेकिन 21 वाली जो सेकंड वेव आई थी, और वो चीज़ हो गया था, गए भी नहीं वहाँ पे, बाद में कभी गए 1-2 साल बाद। उन्होंने कहा मेरा प्रदेश मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस वहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम हो गया श्रद्धांजलि का लखनऊ में। तो उनका डेडिकेशन वो आपको ना नॉर्मल बिहेवियर से बड़ा ऑड लग सकता है कि यार ऐसे कैसे, जैसे हम ऐसे कैसे, यार थोड़ा सा मदद कर दो यार, थोड़ी नौकरी तो कोई भी मतलब लगवा देता है। मैंने उनकी कई तस्वीरें देखी हैं जो अपने घर जाते हैं शादी के फंक्शन में, किसी फंक्शन में, तो जब जाते हैं तो फिर अपने परिवार को भी, भाई यहाँ पे आपने देखा है भारत में कई नेता तो उनके परिवार के लोग ही चुनाव लड़ते हैं, वही बंगलों में रहते हैं, वही गाड़ियों में घूमते हैं। मैंने एक ये भी फोटो कर लगाया सकते थे। था जो अखिलेश यादव का विक्रमादित्य मार्ग पे 25,000 स्क्वायर फीट का बंगला है ना, जिसकी वो 4-5 करोड़ कीमत बताते हैं उसमें अपने इलेक्शन के पर्चे में, वो कईयों करोड़ का है ना वो तो। और योगी आदित्यनाथ का जो आज का घर है पंचूर में, जिसमें उनकी माता जी रहती हैं, वो आपको स्टार्क डिफरेंस दिखेगा। वो डिफरेंस 2 घरों का नहीं है, वो 2 मानसिकताओं का है, वो 2 राजनीतिक प्रणालियों का है, वो दोनों राजनीतिक सुचिताओं का है कि मैंने राजनीति करी क्यों। वो दिखता है अखिलेश यादव के उसमें, जो एक जो सीढ़ी जा रही है उसका जो हैंडल भी गोल्डन है, वो उसमें सब कुछ सफ़ेद है, मतलब उनके कारनामे केवल काले, सब सफ़ेद है। और यहाँ पे एक छोटा 2.5 कमरे का घर जिसमें 4 गाय बंधी हैं, वही पंचूर का घर है जिसमें परिवार मिलता है। एक बहन नीलकंठ के रास्ते पे फूल बेचती है, चाय बेचती है, एक फौजी है, एक कोई स्कूल चलाता है, वहीं स्कूल में टीचर है। वो जो उनका जीवन है वो जीवन है। कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं करते, बुलाने की भी कोशिश नहीं, नहीं। वो कभी कभी कोई कार्यक्रम होता है, वो भी कार्यक्रम कैसा, उत्तराखंड में कुछ कार्यक्रम में गए तो चलो एक बार घर पे चला। मुझे याद है आनंद सिंह बिष्ट जी की एक बात, अब तो उनका निधन हो गया, मुझे बार बार वो बात याद आती है। और सोचिए आनंद सिंह बिष्ट जी सब मिले कैसे। आनंद सिंह बिष्ट, हम पंचूर गांव में माता जी थी, माता जी से बात हो गई, उन्होंने कहा वो तो कोटद्वार गए हुए हैं। तो हमें भी कोटद्वार जाना था क्योंकि हमें योगी जी के कॉलेज के लोगों से मिलना था, उनके सहपाठियों से मिलना था, किताब लिखने के लिए। और वो वहाँ से वापस आ रहे थे। मैंने कहा कहाँ रास्ते में पकड़ेंगे, हमारे पास दिन थोड़ा समय कम था, तो हमने उनको तब तक एक गनर मिल गया था, क्योंकि वो मैंडेटरी होता है, उत्तराखंड सरकार से गनर मिल गया था। तो गनर का नंबर दे दिया किसी ने हमें, तो हम गनर से ट्रैक करते रहे और उनको हमने रास्ते में रोक लिया। कैन यू इमेजिन, हमने मुख्यमंत्री के पिताजी को ऐसे रास्ते में गाड़ी में रोक लिया और हम एक ऐसी बिल्कुल टपरी टाइप की जगह पे कई घंटों बैठे रहे मुख्यमंत्री के पिता के साथ। और हम किसी से फ़ोन करवा के भी नहीं गए थे कि हम कौन हैं, क्या हैं, क्योंकि आपसे बात करनी है, मुख्यमंत्री बने। उन्होंने जो बातें बताई वो मतलब अनदर लेवल थी। उन्होंने बताया कि बस पहले तो जीवन बताया क्या करते थे, वो कई स्कूलों में गए क्योंकि उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। उन्होंने एंड में कहा कि आप जो मेरा घर देख के आ रहे हैं ना, पंचूर वाला छोटा सा घर है बिल्कुल, कह रहे वही मेरी संपत्ति पूरे जीवन की। मैं फॉरेस्ट में रहा, फॉरेस्ट में लोगों ने बहुत पैसा कमाया मेरे यहाँ के। देहरादून में सबके मैं देहरादून में बंगला हो ना, बड़ी बात, मैंने सबके देहरादून में बंगले हैं मेरे साथ के लोगों के। उनका मेरी सबसे बड़ी संपत्ति वही है। फिर वो रुक गए, थोड़ा सा उनका गला भराया, उनका मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है मेरा ईमानदार मुख्यमंत्री बेटा। और एकदम से उनकी आवाज़ भर आ गई, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, हम लोग 2-3 लोग थे वहाँ पे, वो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। भाई ऐसा, ये आपको जो पॉलिटिकल सोचता है, जो क्लियरेंस ये नहीं मिलेगी ना। आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गूंजती है बात कि ईमानदार मुख्यमंत्री। कोई अपोजिशन वाला भी इस बात पे उंगली नहीं उठा सकता। आप एग्री करें नहीं करें कि राम मंदिर का, मैं राम मंदिर से एग्री करता हूँ नहीं करता, मैं इससे एग्री करता हूँ नहीं करता, लेकिन मुख्यमंत्री ईमानदार है, ये इस पे कोई नहीं डिबेट कर सकता। लेकिन उनके अंदर जो सन्यासी है, जो क्योंकि वो महंत हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, तो वो क्या कुर्सी पे, भगवा रंग की कुर्सी पे ही बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं, वो तो मान्यता होती है कि भाई क्या होता है, जैसे मैं खुद भी एक मेडिटेशन की पद्धति का साधक हूँ, तो आप अपने ही आसन पे बैठते हैं, उसकी एक एनर्जी होती है ना, तो वो तौलिया भी बार बार बदली नहीं जाती, कोशिश करी जाती है कि आप उसी को कैरी करके चले और उसी को लगाएं। आपकी जो 3-4 जगह बैठने की है उसका एक, देखिए हमारा जो सन्यास का जीवन है, हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि भाई हिरार्की है जातियों की, वो जाति की हिरार्की उस जीवन को सम्मान देने के लिए है। हमारे यहाँ तो हमने वाल्मीकि जो ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे, उनको भी हमने सबसे बड़ा ऋषि माना, हमने वेदव्यास को माना, आज हम बाबा रामदेव को मानते हैं, माँ अम्मा को मानते हैं, मुरारी बापू की कथा सुनते हैं। तो उस जीवन की शुचिता पे सम्मान है, ना भी उनके ब्राह्मण होने पे सम्मान है कि व्यक्ति 4 बजे उठ रहा है, पठन पाठन कर रहा है, एक तरह का खाना खा रहा है, एक तरह
एक तरह का जीवन करा, बिल्कुल शुचिता का जीवन। खाना क्या खाते हैं? आपने तो देखा होगा, हाँ, आप वो किताब तो लिख रहे थे बहुत तो बोरिंग टाइप कभी खाना आपको होता है। ऑफर किया होगा तो आपने नहीं, देखा हमें होगा तो डब्बे मठ में में। अच्छा खाना, मठ में तो अच्छा खाना मिलता है। मठ में आप कभी भी चले जाएँ, हाँ, वहाँ पे बढ़िया चावल, दाल, सब्जी मिलती है। वो क्या खाते हैं, मतलब वो भी हाँ, वही? वो बड़ा सूखा सा कुछ खाते हैं, वो 2-3 रोटी सी दिखती है। मैंने ऐसे बहुत हम्म, ज़्यादा झाँका तो नहीं, लेकिन हम्म, उसमें रोटी दिखती है, चावल नहीं दिखते मुझे ज़्यादा उसमें, जबकि पूर्व में हाँ, चावल खाए जाते हैं। वैसे वो खा लेते हैं कहीं पे, उनके लिए हम्म, आता है तो। और वो सूखी सी सब्ज़ी कुछ होती है, छोटे से टिफ़िन में आता है, वो बल्लू रख के चले जाते हैं। कई बार कुछ मीटिंगों में खाते हुए देखा है। तो साधारण खाना जो एक सन्यासी खाता है, इसमें प्याज लहसुन ना होना नॉर्मल सी बात है। क्योंकि अब वो सन्यासी हैं तो ये भी लगता है आरोप कि कांवड़ यात्रा को विशेष ध्यान देते हैं। कुंभ पे भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया। कुंभ पे हजारों करोड़ रुपए खर्चा किए और कांवड़ पे वो ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसवाते हैं। तो क्या ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? देखिए, वो अपने हिंदू जीवन को जीते हैं। हम्म, मेरा विदेश रहना हुआ है, मेरी हम्म, मास्टर्स भी विदेश में हुई है। अभी मैं ऑक्सफोर्ड में एक फेलोशिप में भी 3-4 महीने था। पूरा विश्व मेजॉरिटी के हिसाब से चलता है। हम्म, भारत अगर मेजॉरिटी के हिसाब से चलता है तो आपका जैसा प्रश्न आता है, अरे ये शोभा देता है क्या, है ना? आपने किसी यूएस के इलेक्शन को ऑब्जर्व किया है कभी? हम्म, आपने उनकी ओथ होते हुए देखी है कभी? हम्म, किस पे ओथ लेते हैं वो? बाइबल पे होती है। वो तो सेकुलरिज्म के वो हैं, ज्ञाता हैं वो लोग। तो वो लोग तो हमें पूरी दुनिया में ज्ञान बांटते हैं। हम्म, वो लोग महिला सशक्तिकरण पे ज्ञान बांटते हैं। कौन महिला राष्ट्रपति हुई अमेरिका की आज तक? हम्म, क्रिसमस अभी आएगा हम्म, दिसंबर में। पूरे यूरोप में 15 दिन की ऑफिशियल छुट्टी होगी। हम्म, क्यों होगी भाई? जो हिंदू है वो क्या करे वहाँ पे? वो क्यों हम्म, छुट्टी मनाए? सब पूरा यूरोप पैक हो जाता है, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, क्रिश्चियन वर्ल्ड पैक हो जाता है पूरा। और सरकार के पैसों से पूरा शहर सजाया जाता है। ये सेकुलरिज्म है क्या? दिवाली में तो नहीं सजाया जाता, और त्योहारों में तो नहीं सजाया जाता। एक दिन की छुट्टी है, थोड़ा सिंबॉलिक दिया हुआ जला लेते हैं आजकल, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी बड़ी प्रभावशाली होगी। उनको एक वोट सिग्नल चाहिए, देने के लिए, हाँ। सिग्नल देने के लिए हो जाता है। ईस्टर की छुट्टी आती है, 10 दिन की छुट्टी आती है, कॉलेज कैंपस सब में छुट्टी हो जाती है। जो कॉलेज कैंपस सेकुलरिज्म पढ़ा रहा है, ऑक्सफोर्ड में मैं था अभी, वहाँ पे मतलब सेकुलरिज्म पे क्लास चल रही है। क्लास में जीसस टंगे, क्लासरूम के अंदर जीसस की फोटो टंगी है। नाम है क्लासरूम का सेंट क्रॉस रूम, सेंट क्रॉस कॉलेज नाम है क्लासरूम का। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अपना ऑफिशियल चर्च है, कंट्री का ऑफिशियल चर्च है, मतलब चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो वहाँ की राज्यसभा है, जिसको हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। उसमें 22 पद रिजर्व्ड हैं पादरियों के लिए। मतलब चर्च जिन 22 के नाम दे देंगे वो राज्यसभा मेंबर हो जाएंगे। सोचो मोदी कहते हैं कि ये बड़े 12 अखाड़े हैं, इन अखाड़ों से जो भी नाम लिख के दे दें वो संसद में बैठेगा, राज्यसभा में। ये इंग्लैंड में लॉ है। और 90 हाई ब्लड, जो ड्यूक ऑफ इंग्लैंड, जो मतलब कभी राणा जो रहे, राजा महाराजा, मतलब वहाँ पे जिनके पास कोई एक बड़ा ओलिगार्क थे, जो कहीं के वो थे, बड़े राजा थे, उसे हाई ब्लड बोलते हैं वहाँ पे। मतलब ड्यूक ऑफ इंग्लैंड रहेगा, ड्यूक ऑफ मैनचेस्टर, उनके लिए 90%, करीब 90-93 पोजीशन रिजर्व है। और हमें सिखाते हैं कि इक्वालिटी हो और सेकुलरिज्म हो। तो मेजॉरिटी के हिसाब से देश चलेगा ही चलेगा भाई। वो दैट्स द वे इट इज। कुंभ में जिस तरह का खर्चा हुआ, 15,000 करोड़, छोटा मोटा नहीं। छोटा मोटा नहीं है सर। एक राज्य साढ़े का सात हजार 7,500 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार से और 7,500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो आपको लगता है कि वो मतलब मैं नहीं बोल रहा, मतलब ये सवाल पूछे हैं, विपक्ष भी उठाता है कि इतना पैसा खर्चा कर दिया और क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ तो बताता ना। जो 15,000 करोड़ हुए, अभी सीआईए से लेकर फिक्की की रिपोर्ट आई, 3.5 लाख की इकोनॉमी जनरेट करी है उसने। और वो भी टॉप डाउन, मतलब उसमें फूल वाले ने भी कमाए हैं, बोतल वाले ने भी कमाए हैं, कलावा वाले पंडित जी ने भी कमाए, टीका लगाने ने कमाए हैं, बोट वाले ने भी कमाए, सब ने कमाया। जिसने टेंट बेचा है, जिसने फ्लाइट चलाई, जिसने ट्रेन है, जिसने बस है, जिसने पेट्रोल है, सब ने, मतलब बॉटम सब से लेकर हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने कमाया। 3.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट करी है, वो भी कितने में? 45 दिन में। ऐसा मुझे कोई वेंचर कैपिटलिस्ट बना दीजिए, कोई बता दीजिए बिजनेस जो, और इसमें से अगर आप 10-15% का जीएसटी लगा लो तो सरकार के पास तो पैसा ही वापस आ गया सारा। भाई जो भी चीज़ खरीदी होगी, मैंने तो, अगर मैंने वहाँ पे चाय भी पी, उस भी पी, फूल खरीदे, फूल की इकोनॉमी थी कम से कम 800 करोड़ की। अगर मैंने टेंट में लिया, सब में जीएसटी पे हो रहा था, अधिकतर चीज़ों में जीएसटी पे हो रहा था। लेकिन फिर वीआईपी कल्चर भी था ना वहाँ पे। कोई वीआईपी, ये ना देखिए, ये वो लोग हैं जो कुंभ में गए नहीं, इनको ही वीआईपी कल्चर दिखा, जो यहाँ दिल्ली से हिले भी नहीं, नोएडा से हिले भी नहीं वहाँ पे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, वहाँ पे कई घाट थे, कई सौ घाट थे, उसमें से एक घाट वीआईपी था। वीआईपी कल्चर होता है वो। और वो वीआईपी कल्चर क्यों था? जिससे सेफ्टी सिक्योरिटी रहे। आप क्या नरेंद्र मोदी को सड़क पे चला दोगे क्या? अरे आप एक टीवी के एंकर को सड़क पे चला दो, फेमस एंकर को सड़क पे चला दो, मार मच जाएगी। आप किसी एक्टर को बॉलीवुड पे सड़क पे चला दो, मार मच जाएगी। वो खुद भी मरेगा और जो भगदड़ में वो मरेगा। तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी तो करनी पड़ेगी ना। आप मुख्यमंत्री को सड़क पे चला दो ऐसे,
सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा, कोई कोई उसको फोटो खिंचाना चाहेगा, कोई साइन खिंचाना चाहेगा। पेंटोन 30 पेंटोन ब्रिज बने थे, उसमें से एक वीआईपी के लिए रिजर्व था और 2 एम्बुलेंस के लिए रिजर्व। तो ये इसे आप वीआईपी कल्चर कहेंगे क्या? भाई एक एक रिजर्व कराए जिससे आप बाकी जनता को बिना कुछ दिक्कत करे चुपचाप उस पुल से आए, नहाए और चुपचाप निकल जाए। नरेंद्र मोदी 90 मिनट रहे हैं, लेकिन कुंभ का श्रेय लेने में आगे आ जाते हैं योगी जी। आपको लगता है ऐसा? श्रेय देखिए उन्हीं का कुंभ था ना, उन्होंने तो कराया कुंभ। मतलब श्रेय उन्होंने, मेरे ख्याल से उन्होंने कह के कभी कुंभ लिया, वही होस्ट थे। आपके घर में अगर आपके घर में कोई बड़ा कार्यक्रम है, आप होस्ट तो आप ही को श्रेय जाएगा। तो वहां पे हर जगह नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी थी, लोगों ने कहा तो फोटो लगा दी। मैंने हजारों लोगों, मैं शायद अकेला शहरी आदमी हूँ जो 31 दिन कुंभ में था, मैंने हजारों लोगों को उनके साथ सेल्फी लेते देखा, उन फोटोज के साथ सेल्फी लेते देखा। वो कहते थे कि जब सड़कों पे चलते हैं तो ऐसा लगता है साथ में चल रहे हैं, योगी जी साथ में है, मोदी जी साथ में। देखिए लोगों को इतना कॉन्फिडेंस क्यों था उस कुंभ में आने के लिए? ऐसा जब अखिलेश यादव के समय कुंभ हुआ था 2013 में, तब कॉन्फिडेंस क्यों था? क्योंकि तब कुंभ के प्रभारी थे आजम खान। वो चिढ़ाने के लिए बनाया था कि हिंदुओं का जो सबसे बड़ा, सनातनियों का जो सबसे बड़ा जमावड़ा है उसके ऊपर एक मुसलमान बैठा है, एक सिग्नल देने के लिए अपने वोट बैंक को। यहाँ पे कौन कुंभ को लीड कर रहा है? योगी आदित्यनाथ। कौन है वो? नाथपंथी साधु, वो महंत है, वो 12 के 12 अखाड़ों के एक संत को जानता है, उसको सबकी परंपरा पता है, सबके क्या कैसे अभिवादन करते हैं, कौन सा कलश देते हैं, कौन सा फूल देते हैं, कौन सा प्रसाद देते हैं, उसको एक एक के रीति रिवाज पता है। वो 22 साल की उम्र से सबसे संन्यास लिया था और आज 53 साल की उम्र है। वो तब तक कई कुंभों में जा चुका है, नॉट एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए डिवोटी। क्योंकि गोरखनाथ मठ का एक अपना, नाथपंथ का अपना एक जमावड़ा, अपना शिविर लगता है। उन्होंने कुंभ, अर्ध कुंभ, हरिद्वार कुंभ, नासिक कुंभ, जैन कुंभ, प्रयाग कुंभ सारे देखे, कई बार देखे। उसमें देखा है कि कुंभ में कैसे राम मंदिर की घोषणा हुई थी, कुंभ में कैसे वीएचपी की घोषणा हुई थी। तो कुंभ तो एक तरह से जमावड़ा है किसी भी बड़े सनातनी कार्य का। इसको वो पिछले 30 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अगर कुंभ को लीड करेगा और एक आदमी जिसको आपने चिढ़ाने के लिए हिंदुओं के लिए बैठाया है, आजम खान, वो लीड करेगा, तो कुंभ में तो फर्क होगा ना। दूसरा कंपैरिजन देता हूँ, कुंभ में कितने लोग आए? 66.5 करोड़। हाँ। एक दूसरी चीज से कंपेयर करता हूँ, एक बड़ी चीज से। 2024 का इलेक्शन हुआ, 64 करोड़ लोगों ने वोट किया। 64 करोड़, 66 करोड़। वोट कहाँ करते हैं आप? अपने घर से आधा किलोमीटर दूर भी नहीं होती जगह। मेरा वोटिंग तो मेरे नीचे है। हाँ। मेरा जो वोटिंग बूथ है, मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरे घर के नीचे एक प्राइवेट स्कूल में है वोटिंग बूथ, वहीं से कई सालों से वहीं पे। जब इलेक्शन कमीशन की पूरी मशीनरी, लोकल एमएलए एमपी सबने, सारे कैंडिडेटों ने बताया होगा ना, भाई अगर भाजपा का लड़ा उसने बताया वहां जाके वोट करना, सब पर्ची दे के घर में जाते हैं। जब पूरी मशीनरी एक्टिव हुई और अपने आधे किलोमीटर दूर जाने के लिए कितने लोग आए? 64 करोड़। जब योगी आदित्यनाथ ने बुलाया तो कुंभ की तो कितने लोग आए? 66 करोड़ लोग। ये कॉन्फिडेंस होता है ना भाई, वो व्यक्ति कर रहा है, जाना ही जाना है। लेकिन क्या जिस तरह से कुंभ में लोग आए, वैसे बिजनेस आया क्या 2017 से अब तक? बिजनेस तो देखिए, एक तो कुंभ में इन्वेस्टमेंट, जिस तरह से मोदी जैसे गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात करते थे, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आया और उसका नतीजा ये रहा कि मोदी जी को एक तरह से गुजरात डेवलपमेंट मॉडल बोल के, पहला बल्कि डेवलपमेंट मॉडल किसी स्टेट का था तो गुजरात डेवलपमेंट मॉडल था, थोड़ा बहुत चंद्रबाबू नायडू का था, थोड़ा नीतीश कुमार, ये बना पाए? नहीं, बिल्कुल बना पाए। इस समय अगर पूरे देश में चर्चा है तो किसी स्टेट के मॉडल की चर्चा है तो यूपी मॉडल की चर्चा है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सबसे टॉप पे आता है, जिसमें हाईवे टॉप पे आते हैं, जिसमें एयरपोर्ट टॉप पे आते हैं, जिसमें बिजली टॉप पे आती है। आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, आपने देखा होगा, मुझे याद है कि हमारे यहाँ मतलब अगर 5 लोग हैं तो 5 पंखे घर पे होंगे ही। बिल्कुल, क्योंकि सबको चाहिए। मतलब 8, 9, 10 घंटे बिजली गायब रहती थी। मुझे याद है, आपको याद है वो जो पेट्रोमैक्स और फिर जब वो नेपाल से वो लाया करते थे, वो इमरजेंसी लाइट पहले भारत में नहीं मिला करती थी, वो उसमें रेडियो भी होता था। तो मतलब ये घर के पार्ट थे नॉर्मल, कि सबके घर में पेट्रोमैक्स होगा, लैंप होगा। कुछ दिनों पहले की बात कर रहा हूँ, नोएडा में आपके घर में इन्वर्टर होना चाहिए था या आपकी सोसाइटी में पावर बैकअप होना ही चाहिए था। आप जाती थी लाइट। इन्वर्टर का तो धंधा खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में। गाँव देहात में खत्म हो गया। पहले आपको याद है मोबाइल चार्जिंग के वो होते थे अड्डे, 10 रुपए मोबाइल चार्ज करके देते थे। वो एक दुकानों पे जो मोबाइल, उसमें ऐसे 20-25 स्लॉट होते थे जिसमें लोग अपने मोबाइल चार्ज कर रहे होते थे बैटरियों के साथ, क्योंकि उसके लाइट आया, मतलब उसके पास कुछ जुगाड़ था जिससे वो कर पाए। तो वहां से उत्तर प्रदेश को यहाँ पे ले, उन्होंने सबसे पहले कहा कि इन्वेस्टमेंट के लिए मैं नेसेसरी कंडीशंस पैदा करूंगा। क्या क्या होंगी वो? लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब है कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आएगा। दूसरा, वो आएगा कैसे? वो रोड से आएगा, मैं अच्छी रोड बनाऊंगा। वो ट्रेन से आएगा, मैं बात करके अच्छी ट्रेनें, सेंटर में बात करके, जैसे हम डबल इंजन की सरकार करते हैं, मेक श्योर करूंगा कि अच्छी अच्छी ट्रेनें चले यहाँ पे। अगर वंदे भारत आ रही तो मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में आए। दूसरा, मैं अच्छे अच्छे हाईवे बनाऊंगा। मैं मेक श्योर करूंगा एयरपोर्ट आदमी सुबह जाके शाम को आ जाए, 1-2 दिन में उसका काम हो जाए, ऐसा ना उसे कई दिन लग जाए। फिर मैं उसे अच्छी बिजली दूंगा, अच्छा इंटरनेट दूंगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा,
जब ये सारी कंडीशंस हो जाएंगी फिर अच्छी पॉलिसीज दूंगा उसको कि भाई उसको कुछ इंसेंटिव्स आए अगर मेरे स्टेट में आए। और केवल नोएडा लेफ्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, टेक इंडस्ट्री गोरखपुर में भी आएगी, बनारस में भी आएगी, बस्ती में आएगी। मैं हर जिले की जो यूनिक चीज़ है उसको उभारूंगा, तो एक अपना ओडीओपी बन गया। मतलब ये सबसे बड़ा चेंज है। पहले उत्तर प्रदेश का हर जिला क्यों जाना जाता था पता है? अच्छा यहाँ पे सैंड माफिया बहुत है, अच्छा चीटिंग माफिया सारा प्रयाग के आसपास से ऑपरेट करता है, अच्छा जितना बालू माफिया है वो वहाँ से ऑपरेट करता है, अच्छा जितना किडनैपिंग माफिया है वो, क्योंकि वेस्ट में बहुत, वेस्ट थोड़ा अमीर है, जितना किडनैपिंग माफिया है वो यहाँ से ऑपरेट करता है, कार चोरी माफिया मेरठ में सोतीगंज से ऑपरेट करता है। मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, पता था आपको? ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का ही माफिया है। आज क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्योंकि अगर नोएडा है तो वो एपरल के लिए है, अगर वो बनारस है तो वो साड़ियों के लिए है, भदोही है तो कालीन के लिए है, गोरखपुर है तो वो काला नमक राइस के लिए है, कोई हींग के लिए है, कोई खुर्जा अपनी क्रॉकरी के लिए है। और उसको फिर इंसेंटिव मिलेगा, वो अपनी प्रदर्शनियों में आएंगे, वो नोएडा हाट में आएंगे, वो दिल्ली की हाट में आएंगे, वो बड़े बड़े विदेशी प्रदर्शनों में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट समिट लगेगा तो सब ओडीओपी का एक एक को लगेगा। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जर्नी बहुत खतरनाक जर्नी है। तो और मैं इन्वेस्टमेंट भी लेके आऊंगा। मतलब जब कोरोना काल में सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट चाइना में बंद होती है तो वो तमिलनाडु नहीं जाती है, वो महाराष्ट्र नहीं जाती है, जो हमारे ऑब्वियस है कि अरे तो आंध्रा चली जाएगी, तो तेलंगाना, वो उत्तर प्रदेश नोएडा में आती है। और उसके लिए स्पेशल एक लाइन दी जाती है बिजली की 50-100 दिन में, जिससे वो अपना ऑपरेट, क्योंकि पता है कि वो 5,000 जॉब लेके आएगा। मतलब एक एक बिल्कुल बिल्कुल ये डिटो है नरेंद्र मोदी मॉडल का, कि अगर आपने अर्जी डाल दी इन्वेस्टमेंट की तो अब वो सरकार आपको चेज करेगी। इन्वेस्टमेंट का अलग से सेल है यूपी में, इन्वेस्ट यूपी, जो बहुत कम स्टेट में इन्वेस्टमेंट का सेल होता है, जो इसमें निवेश मित्र है। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन डाल दी तो सामने से आपको फॉलोअप करके उसमें EY, इसमें डेलोइट, इसमें PwC, अलग तरह के कंसल्टेंट लगे हैं, वो आपको चेज करके सबकी हर सेक्टर की एक पॉलिसी है। आपको डेटा सेंटर लगाना है उसकी एक पॉलिसी है, लेकिन आपको अगर लेदर के उद्योग लाना उसकी एक पॉलिसी है, आपको अगर कोल्ड स्टोरेज बनाना उसकी एक बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है। आप इंटरनेट में जाएंगे, चेक करेंगे, किसी कंसल्टेंट से अपनी कॉल बुक करेंगे, वो आपको बताएगा और फिर आप मीटिंग करेंगे, अपनी बात क्लोज करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे। आप इतनी सारी बातें कह रहे हैं लेकिन विपक्ष कहता है कि स्कूल ही बंद हो गए। स्कूल कौन कौन बंद? देखिए अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल कह रहे हैं कि बंद हो गए हैं और बच्चे ड्रॉप आउट जो है वो बता ही नहीं रही सरकार। नहीं, देखिए हो क्या रहा है, सरकार ने बल्कि स्कूलों में जो काम हुआ है वो तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पलरी है। और स्कूल में अधिकतर समय ऑफिसर कौन रहा? विजय किरण आनंद, जो कुंभ मेला के अधिकारी थे, अभी इन्वेस्ट यूपी के CEO हो गए वो। उन्होंने जो 3-4 चीजें करी वो मतलब अद्भुत है, जो और उसको मुख्यमंत्री ने सपोर्ट भी करा। उन्होंने क्या करा, देखिए स्कूल क्यों जाता है आदमी? बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, और बाकी और जब जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। हमारे स्कूलों की हालत आपने देखी थी कैसी थी। सबसे पहले चला 1.5 लाख स्कूल है उत्तर प्रदेश में बेसिक के, उनका चला मिशन कायाकल्प। 21 पैरामीटर थे, 21 पैरामीटर को इलेक्ट्रॉनिकली मैप किया गया। बाउंड्री वॉल है क्या, गेट है क्या, हर कमरे में पंखा है क्या, हम कमरे में लाइट है क्या, लड़कियों का टॉयलेट है क्या, लड़कों का टॉयलेट है क्या, टॉयलेट में पानी आता है क्या। अब आपको लग रहा है ये तो बड़ी बेसिक चीज है, लेकिन बेसिक चीज नहीं करी ना अखिलेश यादव ने, नहीं करी ना पुरानी सरकारों ने। 1.5 लाख स्कूलों में जियो टैगिंग करके पहले 1.5-2 साल में तो मिशन कायाकल्प से स्कूल चला गया। अब लोगों को स्कूल पता भी लगे, कब पता लगे? वोटिंग के टाइम पे, जब वो पहुंचे वोटिंग स्कूलों में होती है, अरे ये स्कूल ऐसा हो गया। क्योंकि नॉर्मल आदमी हर आदमी जाता है, पर फोटो लगे तो पता लगा रहे स्कूल ऐसा हो गया। ठीक है, अब उसमें पढ़ाया कैसे जाए? टीचर टाइम से नहीं आता है, तो टीचर टाइम से लाने के लिए मैंने बताया वो लगाया। फिर बच्चे पढ़ क्या रहे, बच्चों को नाप कैसे रहे, तो उसके लिए बिल्कुल पूरे कोर्स को लर्निंग लेवल्स में डिवाइड किया गया कि मैथ्स में ये 10 लर्निंग लेवल 5th क्लास में आ जाने चाहिए, 4th क्लास में ये चीज़ें प्लस माइनस डिवाइड इनटू का 3 डिजिट तक आ जाना चाहिए। उसके लिए ऐप बनाई गई, उसकी मॉनिटरिंग हुई। मतलब मैंने खुद देखा उस ऐप को जाके कि वो ऐप आप तभी एक्टिव कर सकते हो जब स्कूल के आप 100 मीटर में हो, जिससे कहीं वो मॉनिटरिंग वाला अपने घर में बैठ के ना ऐप भर दे। और फिर मैं जैसे जाऊंगा, अच्छा प्रफुल्ल, जैसे आप बच्चे हैं, अब प्रफुल्ल के सामने मैं 10 क्वेश्चन रखूंगा, प्रफुल्ल वही मेरे मोबाइल पे सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चन को, और योगी आदित्यनाथ के ऑफिस में डेटा पता लग जाएगा कि एक सैंपल सेल में प्रफुल्ल का टेस्ट लिया गया आज और प्रफुल्ल के इतने मार्क्स। लेकिन स्कूल क्या बंद हो रहे हैं, पेयरिंग हो रही है। मैं बताता हूँ कि वो स्कूल बंद होने का क्या खेल है। अब क्या है, क्योंकि थोड़ा प्लान हो रहा है, तो लोग शहरों में जा रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, तो स्कूल में कई बार ऐसा है कि 5 टीचर हैं 20 बच्चे, तो ओवरकिल है ना रिसोर्सेज का। 5 टीचर ट्यूशन पढ़ाने तो ना आए वहाँ पे, तो स्कूलों को कंबाइन कर दिया गया है। अच्छा, जो स्कूल लंबे समय तक ऐसे चल रहे थे कि वहाँ पे 5 टीचर हैं, बच्चा ही नहीं आ रहा है, तो अब क्या हुआ, पहली बार सारे बच्चों का डेटा, 2 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं बेसिक में, उनका डेटा डिजिटाइज हुआ। आपको एग्जैक्ट पता है आधार से कौन सा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है। और उससे फायदा क्या हुआ, कोरोना काल में बड़ा अच्छा फायदा हुआ। कोरोना काल में स्कूल नहीं चला 1 साल, तो मिड डे मील का पैसा का क्या हुआ, किसी स्टेट ने कुछ नहीं करा, उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया कहीं। योगी आदित्यनाथ ने क्या करा पता है, वो सारा पैसा अकाउंट में डलवा दिया, जो 1000 रुपये महीने के थे वो अकाउंट में डलवा दिए। और उसके बाद पहली बार पेरेंट का डेटा, पेरेंट एज ए एंटिटी कहीं पे भी नहीं था,
वो पेरेंट की एंटिटी एज अ किसान हो सकती है गवर्नमेंट के पास, एज अ विधवा हो सकती है किसी के पास, एज अ कि ओल्ड एज पेंशन में वो हो सकते हैं। पेंशन ले रही है या उसको घर मिला, लेकिन एज अ पेरेंट की इसके 2 बच्चे हैं स्कूल में बसते हैं, ऐसे करके डेटा, ये पूरा डेटा लिया गया इस तरह से, किस जो पेरेंट का अकाउंट नंबर क्या है उस सबके अकाउंट में आए। अब उससे एक और फायदा हुआ, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में ड्रेस और बस्ता ये सब जूते फ्री दिए जाते हैं, लेकिन इसमें बड़ी धांधली भी होती थी। और दूसरा ये समय से पहुंच ही नहीं पाता था कभी, स्कूल शुरू होने के 4-4 महीने पहुंचता था, फर्क था मेरा पैंट छोटी है, मेरा स्वेटर मोटा है, मेरे जूते छोटे हैं। अब क्या करा, वो 1200 रुपए अकाउंट में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि डेटा था आपके पास। और क्या है, लोकल एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो गए, जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है कि भाई ये 5 दुकानें हैं, इसमें हमारे कलर की शर्ट मिलती है जो हमारे स्कूल में चलती है। अब वहाँ लोकल एंटरप्रेन्योर्स हो गए, आदमी ठाठ से जाता है। पहले उसे लगता था कि भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे ऐसे जो दान में मिलेगा उस क्वालिटी का ले लूंगा। अब वो देता नहीं, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, तुम्हारा अच्छा नहीं है। और लोकल एंटरप्रेन्योर्स डेवलप, केवल उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जहाँ पे कैश ट्रांसफर जो एक बड़ी प्रणाली है गवर्नेंस की, भाई मैं आपको, अगर मुझे आपको सब्सिडी देनी है तो मैं आपको काइंड में नहीं दूंगा, मतलब आपको सामान नहीं दूंगा, मैं आपको कैश में दे दूंगा, आप अपने आप जाके खरीद लीजिए। यानी स्कूल आप कह रहे हैं कि बंद नहीं हुए हैं, बिल्कुल कंबाइंड हुए हैं स्कूल का, तो बल्कि जो असर का सर्वे आया है, असर सर्वे करता है लर्निंग में, हमारा जो मैथ्स का लर्निंग का डेटा है, हमारा जो हमारा लैंग्वेज का लर्निंग डेटा, वो तमिलनाडु से ज़्यादा है, जिसको हम काफ़ी हाईली लिटरेट स्टेट मानते हैं, हम उससे 5.6 पॉइंट ज़्यादा। ड्रॉप आउट रेट बिल्कुल कम हुआ है। एक सवाल ये भी है, क्योंकि वो महंत हैं, कॉरिडोर्स काफ़ी बनाए, बनारस में ही बनाए हैं। बिल्कुल। एक कॉरिडोर का काफ़ी विरोध हो रहा है, बाकी ये जो वृंदावन में बनना है, तो इसका क्या है? देखिए नहीं, ऐसा कोई कॉरिडोर नहीं, इसका विरोध नहीं हुआ, उसका विरोध आप आज सुन रहे हैं। आपने काशी का विरोध नहीं सुना क्या? काशी पे तो कितनी डिबेट हो गई, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, गलत बना दिया, अपने लोगों ने विरोध करा, सनातनियों ने विरोध करा। देखिए कोई भी आप सृजन का कार्य करेंगे, है ना, तो विरोध होगा ही होगा। हमने इतनी जब काशी का मंदिर मतलब रिनोवेट करवाया होगा, तब भी विरोध हुआ होगा, है ना, तो विरोध तो होगा ही होगा। लेकिन आप देखिए, काशी में कुछ चंद लाख लोग जाया करते, जैसे मैं अयोध्या की बात करता हूँ, अयोध्या में 2 या 3 लाख का फुटफॉल था, इसमें 13.5, 12.5, 13.5 करोड़ का फुटफॉल मंदिर बनने एक साल मंदिर बनने के बाद। 8 से 9 करोड़ का फुटफॉल काशी में है, जो कुछ चंद लाख का हुआ करता था। और ये जब एक आदमी आता है तो 2-3 हज़ार रुपये तो खर्चा करके ही जाता है। वो छोटे किसी ऑटो में बैठता है, किसी सराय में रहता है, पंडित जी की सर्विस लेता है, कुछ मूर्ति के अलावा खरीदता है, बोट में जाता है, आरती में चंदा चलाता है, तो वो कई हज़ार करोड़ की इकोनॉमी जनरेट हो गई है। लोग वापस जा के जो मैं ऐसे अयोध्या बनारस के कईयों लोगों को जानता हूँ जो अपनी मिड साइज नौकरियां छोड़ के, जो यहाँ बैंक के फॉर्म भरवाया करते थे 15-15 हज़ार रुपए, अब वो वहाँ पे अपना छोटा सेटअप लगा के अपना काम धंधा कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गए और लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो बल्कि बड़ी मजे की बात थी, मैं एक जो डिलाइट कंसल्टेंट है उत्तर प्रदेश सरकार की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में, उसमें रिलीजियस इकोनॉमी एक सेक्शन है। मतलब उसमें फाइनेंस में कौन सी कंपनी आएंगी, अच्छा डेटा में कौन सी कंपनी आएंगी, ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, कि डिजिटल इकोनॉमी क्या है, रिलीजियस इकोनॉमी क्या है, उसमें कितने होटल आ रहे हैं, उसमें कितने नई ट्रैवल सर्विसेज आ रही हैं, कितने AR/VR के सेटअप्स आ रहे हैं, कितने नए म्यूजियम्स बन रहे हैं, कितने नए एक्सपीरियंस सेंटर बन रहे हैं। तो अपने आप में रिलीजियस इकोनॉमी तो भारत की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उसको भी टैप किया है। लेकिन योगी जी कहीं हिंदू हृदय सम्राट बनने के चक्कर में बाकी धर्मों के साथ, तो आपको लगता है कि वो वैसा नहीं कर पाते? देखिए जैसे महाकुंभ कर दिया, कांवड़ यात्रा में फूल बरसा दिए, कॉरिडोर बना दिया, तो बाकियों को भी उतने ही सम्मान। देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश वाज प्रोन फॉर दंगास। वहाँ पे छू बोले तो दंगा होता था, कांवड़ यात्रा हुई दंगा हुआ, मुहर्रम हुआ तो दंगा हुआ, मतलब उत्तर प्रदेश में सिटिंग ऑन दिस कि अब तो कल दंगा होना है। पहले से लोगों को पता था कि पुलिस कल 4 दंगे होने, आपको तो रोकना है बस। उत्तर प्रदेश में कोई रिकॉर्डेड दंगा नहीं हुआ पिछले 8 साल में। और जब दंगा होता है तो हिंदू मुसलमान दोनों मरता है, दोनों के धंधे बर्बाद होते हैं, दोनों की दुकानें जलती हैं। तो दंगा किसी के लिए अच्छा नहीं, इकोनॉमी के तो अच्छा नहीं, और आदमी अगले 5 साल के लिए और डर जाता है, यार मैं नया कुछ नहीं शुरू करूंगा, और कोई नया इन्वेस्टमेंट भी नहीं, नया इन्वेस्टमेंट क्यों लगाऊं, मैं सोचा आपका कार का शोरूम जल गया, कौन नया धंधा लगाएगा। जब हाईवे बनता है तो दोनों का फायदा होता है ना। कांवड़ जो चलता है इतनी जोर से, कांवड़ के जो कांवड़ बनते हैं वो अधिकतर ज्वालापुर के मुसलमान जो बड़ाई है वो बनाते हैं। तो प्रोस्पेरिटी जब आती है तो ट्रिकल डाउन होती है, उसमें सारे होते हैं, बहुत सारे तो आपको देखा जो होटल चला रहे हैं, जो खाने की चीज़ें चला रहे हैं, वो हर धर्म के लोग चला रहे हैं। कुंभ में बहुत सारे लोग देखे। तो नाम क्यों लिख पाने के लिए कह रहे हैं योगी जी कि होटल पे लिखिए? देखिए चॉइस रहे ना, वो तो जीएसटी में होता है, जीएसटी में आपको ओनर का नाम लिखना पड़ता है। अब आपके जिस सेटअप में बैठे बाहर लिखा हो, देखिए आपको नाम ओनर का नाम और जीएसटी लगाना पड़ता है। तो वो तो कोई नॉर्म है, क्योंकि इन लोगों के पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं होता है या कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं होता। भाई आदमी, आप देखिए झूठ ना बोले, अगर उसमें लिखा है कि करीम ढाबा और मैं फिर भी जा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे हैं वैष्णो ढाबा आपका नाम है, आपकी वो प्रैक्टिसेस नहीं है, मैं कांवर में जा रहा हूँ, एक शुचिता से जा रहा हूँ, मैं एक पानी भी ऐसा पी रहा हूँ, मैं बिल्कुल खाना ऐसा खा रहा हूँ,
और फिर आप पता नहीं अंदर क्या एक ही पैन में नॉनवेज भी बना रहे हैं, वेज भी बना रहे हैं। तो अपनी स्वच्छता के लिए मुझे पता रहे कौन किसकी क्या लाइफ प्रैक्टिस है, मुझे नाम बता दीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झूठा नाम लिख के करेंगे, जो हमने लव जिहाद में भी देखा था कि भाई नाम बहरूपिया, आप चिंटू पिंटू टिंकू बोल के आप लड़की से प्रेम कर रहे हैं, बाद में बता रहे हैं आप तो अब्दुल थे। वो गलत है। आप नाम बताइए, आप लिखिए अब्दुल ढाबा, मेरा मन होगा मैं फिर भी जाऊँगा। अभी भी आप उन पे फिल्म बना रहे थे, उनके आसपास रहते हैं। तो मैंने ये सारी बातें आपसे इसलिए पूछी कि हर बार ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हटेंगे, उनका कार्यकाल पूरा होगा या जब भी कभी हटेंगे वो, तो उनकी जगह पे कुछ नाम नहीं रहते। उसमें से सबसे बड़ा एक नाम जो है और जो सबसे ज़्यादा लिया जाता है वो है योगी आदित्यनाथ का। क्या लगता है सर, जब ये बात योगी जी सुनते हैं या आप कभी पूछते हैं उनसे, तो क्या कहते हैं? सच बताइएगा आज ईमानदारी से। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो तो मतलब हमारे कहने से नहीं, वो तो हर जगह सुन ही रहे हैं और हर नेता जो उसके लिए एलिजिबल है वो सुनता ही है। और देखिए पॉलिटिक्स में अपना एक प्रोग्रेशन तो है ही ना। कोई एमएलए बनता है, एमपी बनता है, मिनिस्टर बनता है, मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। नरेंद्र मोदी जो जिसे हम कहते हैं पोस्ट नरेंद्र मोदी एरा, वो जब आएगा वो तो नरेंद्र मोदी ही डिसाइड करेंगे। जैसे तेंदुलकर होता है ना, तेंदुलकर कब रिटायर होंगे वो तेंदुलकर ही डिसाइड करेंगे, वो मतलब कोई और फोर्स नहीं कर सकता ना उनको। नरेंद्र मोदी देखिए आदमी कब रिटायर होता है, जब वो मेंटली तो ना एजाइल ना रहे, फिजिकली एजाइल ना रहे, है ना, या वो इलेक्टोरली वीक पड़ जाए कि भाई वो चुनाव नहीं जिता पा रहा। अडवाणी जी थोड़े से शरीर से भी शिथिल हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी वो चुनाव नहीं जितवा पा रहे थे। 4 और 9 का इलेक्शन हार गए, तो 14 में बल्कि आपको पता भी था पूरा एक अडवाणी कैंप एक्टिव था। और नरेंद्र मोदी एक तरह से क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, पूरे देश में उनकी मान्यता थी। और ये संघ परिवार और भाजपा की अच्छी बात है कि वो मेरिट पे दांव लगाते हैं, नाम पे दांव नहीं लगाते कि अरे अडवाणी जी बहुत बड़े थे, उन्होंने बहुत अच्छा करा पार्टी के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपका समय हो गया। तो नरेंद्र मोदी पे इसलिए दांव लगाया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी की स्वीकारता है पूरे, आप चुनाव जिता सकते हैं। आपने गवर्नेंस मॉडल, जैसे आपने खुद कहा, गुजरात का आपने गवर्नेंस में भी और लोकप्रियता में दोनों में नाम हासिल किया। नरेंद्र मोदी की मेरे ख्याल से इस कार्यकाल की सबसे बड़ी बात वो है लीडर्स क्रिएट करना, आपके अपने जनरेशन के लीडर्स क्रिएट करना कि आपके बाद कौन, आपका कभी ना कभी तो भाई मानव शरीर है, कभी ना कभी तो आप शिथिल होगा ही होगा। तो आपके बाद का तो उन्होंने बैटरी ऑफ लीडर्स क्रिएट कर दी। लेकिन उस बैटरी ऑफ लीडर्स में योगी जी कहाँ दिखते हैं? हमें बताओ आपका पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल, उस बैटरी ऑफ लीडर्स में मैं अगर एक स्ट्रक्चर से जाऊं, उसमें 2-3 क्राइटेरिया होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया कि उसकी उम्र 60 से कम हो। 60 से कम क्यों? उसके बाद 10-15 साल की राजनीति बची हो। अगर 70-75 तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हैं कोई भी, तो 10-15 साल की राजनीति तो बनी होगी। वो एक बार 2 बार, एक बार जीते, एक बार हारे या जीते, जैसे भी 10-15 साल की राजनीति बची हो। दूसरा, उसको राजनीति का मतलब चुनाव जीतने का और प्रशासन दोनों की जानकारी हो, केवल राजनीति की नहीं, क्योंकि प्रशासन चलाना आजकल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है ना, क्योंकि आप इतने सारे कंसल्टेंट से, इतनी सारी कंट्रीज से, इतने सारे कॉम्प्लेक्स इश्यू से डील करते हैं। आपको पता हो कि संसद कैसे चलती है, विधानसभा कैसे चलती है, स्टेट कैसे चलता है, सेंटर कैसे चलता है, उसकी जानकारी हो। तीसरा, आप चुनाव कैसे लड़ेंगे, आपकी लोकप्रियता होनी चाहिए। आप कितने भी चर्चित व्यक्ति हैं टीवी पे, लेकिन आप चुनाव जीतेंगे कि आपको बिहार में लोग सुनेंगे, कि आपको मणिपुर में लोग सुनेंगे, कि आपको कर्नाटका में लोग सुनेंगे, आपको तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है ना। तो ये 3 क्राइटेरिया कौन कौन पूरे कर सकता है? तो मुझे इसमें 5-6 नाम तो दिखते हैं। जैसे भाई अमित भाई शाह हैं, 60 साल से कम की उम्र है, राजनीति उससे अच्छी, चुनाव जीतना किसको उनसे अच्छा आता है। लोग कहते हैं अब तो अमेरिका का चुनाव भी जीत के देंगे। सरकार चलानी आती है उनको, उनकी लोकप्रियता है ना, जहाँ भी वो जाते हैं उनकी लोकप्रियता है। ऐसे अब योगी आदित्यनाथ 19 साल से सांसद हैं, खतरनाक लोकप्रियता है, मतलब मणिपुर से लेकर कर्नाटका के, आप कहते हैं हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में भी कैंडिडेट कहता है कि उनको दे दो। और 19 साल संसद में रहे, 8 साल सबसे सफल मुख्यमंत्री आज तक के इतिहास में रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और कई राज्यों से कंपेयर कर ले। देवेंद्र फडणवीस का नाम आ सकता है, स्मृति ईरानी का नाम आ सकता है, नए लोगों में कहें तो एक हेमंत बिस्वा का नाम आ सकता है, साउथ से कहें तो अन्नामलाई का नाम आ सकता है। तो एक बैटरी ऑफ लीडर्स हर एज में क्रिएट कर दिए कि ये इसके बाद ये, इसके बाद ये। देखिए अगर मैं कुछ नाम कहूँगा तो सुनने में वो मजेदार लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो मतलब ओछापन होगा। जब भी पोस्ट मोदी एरा आएगा उस समय कौन रेलेवेंट होगा, पार्टी उसको चुनी लेगी अपने आप, लेकिन एक बैटरी ऑफ लीडर 4-5 अच्छे सॉलिड क्रिएट कर दिए। आप किताब लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, आपने कभी तो पूछा होगा ना कि मतलब सीएम बनने के बारे में नहीं सोचा तो पीएम बनने के बारे में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन बिल्कुल सच में, मतलब वो ये उनका मीडिया का आंसर नहीं है। मैंने उनको अक्सर देखा है कि वो अपने काम में फोकस रहते हैं। इस काम से बन के मैं पीएम बनूंगा, सीएम बनूंगा, मेरी गद्दी करने, तो वो नोएडा क्यों आते हैं भाई? अवॉइड कर लेते वो भी नोएडा, वो भी अवॉइड कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ गुस्से वाले हैं इसलिए आपने कभी पूछा नहीं। नहीं, अरे वो तो बहुत मजाकिया व्यक्ति हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खतरनाक है। वो हंसते बोलते दिखते हैं, वो उनका एक तरीका है कि भाई उनको अन्याय नहीं देखा जाता। जैसे उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, ये हम टैक्स क्यों पे कर रहे हैं, हम सालों से अपने मुख्यमंत्री का मैं टैक्स नहीं पे कर सकता, तो आपको देखा उनको बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन आएगा। उनसे पूछा गया कि पहली बार आपके लिए कौन सी कार खरीदे, उन्होंने पिछले मुख्यमंत्री कार लगा दो। नहीं सर, नया मुख्यमंत्री नई कार, वो अखिलेश यादव ने 7 करोड़ की दिलवाई थी
और मायावती जी ने 1 करोड़ की। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, कोई कार वार नहीं खरीदी जाएगी, मैं कार खरीदने के लिए नहीं आया हूँ, जो पुरानी कार है उसकी सीट पे बस एक ₹250 का भगवा टॉवल लगा के रख दो। अब ऐसी चीज़ों में वो गुस्से में देखेंगे आपको, जब उन्होंने देखा अन्याय हो रहा है, कोई आदमी कोई करप्शन की कुछ लेके जाएगा, सर ये थोड़ा-सा इसमें लेंगे, इसको पैसा ऐसा कमा लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसमें आपको वैसे वो बहुत जोवियल व्यक्ति हैं, बहुत जोवियल व्यक्ति हैं, आपको जोक मारेंगे, सटायर करेंगे, पॉलिटिकल समझ उनकी अच्छी है, सरकारी समझ अच्छी है। जैसे मैंने कहा उनको डीएम, एसपी, सीडीओ, डीपीआरओ सबके नाम पता होते हैं, वो हर मोमेंट उनको पता है, उनको आप जिला बोल दीजिए आगरा, वो बता देंगे आगरा के 5 बड़े प्रॉब्लम क्या है, आगरा में 5 बड़े काम क्या हुए हैं, ऐसा कोई जिला दे दीजिए उनको, पूरे लखनऊ में बैठे-बैठे। अब 2 आखिरी सवाल, ये अब किसी शहर का नाम बदलने की तैयारी में हैं क्या? आपसे तो बात की होगी कभी-कभी। देखिए, शहर के नाम तो बदले, तो कोई भी नाम बदले, तो मायावती जी ने नाम बदले थे बहुत सारे। इन्होंने नाम पुराने नामों पे ले गए। पुराने नाम पे ले जाना, नाम बदलना नहीं नहीं, कहलाता। जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज का उसका नाम नाम तो बदला। बचपन से प्रयागराज था। अब प्रयागराज एक्सप्रेस कब से चलती है? जो कुंभ लगता था वो इलाहाबाद में नहीं लगता था। किसी स्क्रिप्चर में देख लियो, उसका नाम तो ऋग्वेद में लिखा है प्रयाग में नहाने का क्या। तो नाम बदलना और ना अपने वापस नाम पे ले आना कि भाई मैं आपको अब यहाँ पे आपके बंदूक रख दूं सिर पे और बोलूं कल से आपका नाम प्रफुल्ल नहीं है ना, कल से आपका नाम अब्दुल है। जैसी मेरी बंदूक हटेगी, मेरा वर्चस्व हटेगा, आप अपने नाम प्रफुल्ल पे वापस आ जाएंगे। तो ये तो वे है भाई आपने अयोध्या का नाम थोप के फैजाबाद कर दिया। जैसी जब लगा कि अब फैजाबाद की कोई जरूरत नहीं है, तो नाम अयोध्या वापस हो गया, नाम प्रयाग वापस हो गया। मेरे ख्याल से हाँ, अब तो मेरा सुझाव भी और ऐसा चल भी रहा होगा, मुझे जानकारी, पूरा कमीशन बैठ के वंस एंड ऑल कि भाई गाजियाबाद है तो उसका नाम जो भी गजप्रस्थ था वो होना चाहिए। अब वो सारे गाजी चले गए ना, गाजी चले गए तो उनके नाम भी चले जाए ना। ये 1.5 साल है वैसे तो चुनाव में। हाँ जी, उत्तर प्रदेश के, लेकिन माहौल थोड़ा सा तेज सा दिख रहा है। विजिट्स बहुत तेज हो गई हैं बड़े नेताओं की, अमित शाह हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए। योगी जी को लेकर हर बार कहा जाता है कि अब बदले जाएंगे, तब बदले जाएंगे, योगी जी को हटाने वाले हैं, केंद्र ले जाएंगे। ऐसा कभी आपने पूछा या आपसे कभी, सच बताइएगा, बात होती है तो ये बात पे आप बोलते हैं कि आपके नाम चल रहा है, आपको हटाने वाले हैं? नहीं देखिए, ऐसी बात होती है, लेकिन वो ऐसी बातों में रुचि बहुत कम लेते हैं, मैंने देखा। उनसे कोई भी बात करो वो किसी गवर्नेंस के टॉपिक पे मोड़ देते हैं कि राशन में नया क्या हो रहा है। वो ऑब्सेस्ड हैं, मैं सच में कह रहा हूँ, वो ऑब्सेस्ड हैं गवर्नेंस। लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका नाम चलता है हर बार की? नहीं, उन्होंने माना हुआ है, मैंने दिमाग में माना हुआ है कि बार अगर बनना होगा तो बनेंगे, नहीं बनेंगे। उन्होंने बोला ना इंटरव्यू में, मैं तो मठ में चला जाऊंगा। बहुत बड़ा अंपायर है अंपायर, मतलब अंपायर शब्द ठीक नहीं है, मतलब बहुत सारा सामाजिक कार्य चल रहा है वहाँ पे। मतलब वो उससे उससे मतलब अभी मैनेज कैसे कर रहे हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आता। इतना बड़ा जो काम है ना, उसमें स्कूल कॉलेज, अब उनकी पूरी टीम मैनेज कर रही है, स्कूल कॉलेज अस्पताल, तो वो वापस चले जाएंगे उनको जब जाना होगा। लेकिन जो आपने बात पूछी, ये ना हम लोग ना नोटिस उस तरह करने लगते हैं। आप नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश के दौरे देखिए, वो हर 4 महीने में जा ही रहे हैं। वो तो कहते हैं ना कि मैं तो सांसद हूँ यहाँ का, वो जा ही रहे हैं। अमित शाह जी भी जा ही रहे हैं। हम नोटिस करने लगते हैं, अरे अच्छा अमित शाह जी जा रहे हैं। हम लोगों का क्या चुनावी माइंड हो चुका है, तो हम लोग को चुनाव के समझ में नहीं आता भाई वो क्यों गए थे, वो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अमित शाह 2 बार गए अभी ना, अभी पिछले 10 दिन में 2 बार गए। एक बार तो जो होम मिनिस्टर की बैठक में गए, तो क्योंकि योगी जी होम मिनिस्टर भी है, 2 गए, और कुछ मुख्यमंत्री भी आए। उसके पहले गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 60,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया गया, और एक होम मिनिस्टर सेंटर से आता है, और मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर भी है वो 60,000 के 60 लोगों को सामने से नियुक्ति पत्र देता है। इसमें बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। आपको लगा क्यों हिम्मत चाहिए? कोई भी आदमी, हम मीडिया के बहुत सारे लोग, एक भी पुलिस वाला कह दे अगर कि मैंने इतने पैसे दिए मुझे रिक्रूटमेंट के, पूरी आपकी नियुक्ति खराब हो जाएगी। और कोई भी कह ही सकता है। यानी डंके की चोट पे योगी आदित्यनाथ को पता था कि मैंने फूटी पाई किसी ने हमारे यहाँ करप्शन की। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस में 3 लाख पद थे, 1.5 लाख से चलती थी केवल उत्तर प्रदेश पुलिस 2017 तक। कैन यू इमेजिन? मतलब पद हैं 3 लाख, चलती है 1.5 लाख तक। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा इनको भर दिया, कोर्ट में चला गया, निरस्त हो गया। इसने दूसरी जाति के लोगों को भर दिया, कोर्ट में गया, निरस्त हो गया। किसी ने एग्जाम फर्जी करवा लिया, किसी ने इंटरव्यू फर्जी करवा लिया। पिछले 8 साल में 2.25 लाख पुलिस वालों की भर्ती हुई है, और उसमें सबसे बड़ी भर्ती 60,000 की हुई है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है हर जगह पुलिस की वर्दी का अपना इकबाल है। पुलिस खड़ी है तो पट्टी कैम तो ऐसे रुक जाएगा, तो उसके पुलिस की प्रेजेंस होनी चाहिए। आपका ह्यूमन सिटीजन टू एक, अगर पुलिस रेशो अच्छा नहीं होगा तो पुलिस कहाँ से आएगी? जो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का इतना अच्छा माहौल है, उसमें पुलिस का रिक्रूटमेंट बहुत बड़ा है। तो कैसे 60,000 पुलिस वालों की बिल्कुल एक नॉन करप्ट भर्ती जो करी, उसको दिखाना, पूरे उत्तर प्रदेश का एक मॉडल बताना, उसमें होम मिनिस्टर को बुलाना, उस पे बात होनी चाहिए। इसलिए हम लोग भी थोड़े भटक जाते हैं। अरे वो इलेक्शन आने वाला है, अमित शाह जी को आ गए, अरे अमित शाह जी और योगी जी में लड़ाई चल रही थी। भाई वो उन्होंने होम मिनिस्टर रिक्रूट करा, उसको ऑनर करने आए कि आपने इतना अच्छा रिक्रूटमेंट करा है। ये एग्जाम्पल है, मैं सबको बताऊंगा कि इतना रिक्रूटमेंट करिए, आपके खाली पद मत छोड़िए पुलिस के, तो उससे आपको नौकरी भी मिलेगी और पुलिस का इकबाल भी होगा। एक लाइटर नोट पे पूछना है कि कभी ऐसा हुआ है कि आप गोरखपुर में थे और योगी जी भी वहाँ थे, और वहाँ के जो अभी सांसद हैं
रवि किशन जी वो रवि थी। किशन जी। तो आप तीनों एक कमरे में बैठे हो तो उन दोनों का संवाद कैसा होता है? नहीं, सच बताइएगा नहीं, ये मैं वाला कमरे में देखिए। नहीं रहा, मैं रवि किशन जी से कई बार गोरखपुर में मिला हूँ, मेरी हाँ। किताबों के लॉन्च में भी आए हैं, हुँ। 2024 के इलेक्शन नहीं में लेकिन कैंपेन में था। वो उन दोनों के हाँ, बीच मैं की साथ में कभी कमरे में नहीं रहा, मैंने भी वीडियो ही देखे, लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो सब लोग बताते भी है, वो रवि किशन जी से ऐसा लगता है काफ़ी स्नेह करते हैं। अगर आपने हाँ, देखा होगा, वो काफ़ी छेड़ते हैं उनको ना, हाँ। और अगर मैं आपसे एक प्रैंक करने लगूँ, मतलब हुँ, मेरा आपसे कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। हुँ, मैं आपके स्टूडियो में पहली बार आया, मैं आपको प्रैंक नहीं हुँ। मारने लगूँगा। हाँ, प्रैंक लेवल पे आने के लिए आपकी कम्फर्ट केमिस्ट्री आना चाहिए बहुत एकदम। कम्फर्ट बहुत अच्छा है। तो वो कुछ भी, अरे वो एक बार कह रहे थे, वो लोग ठेले वालों के हाँ, पास गए थे। भाई ये देखिए, ये रवि किशन जी पैसा ज़रूर दे दें, ऐसा ना चले जाएँ कहीं स्टार हैं। तो वो, लेकिन रवि किशन जी ने वहाँ पे किया है, वो आपको जाके पता लगेगा। वहाँ पे कई भोजपुरी पिक्चरों के स्टूडियो बन गए, वहीं एडिट होती हैं। वहाँ पे क्रू पैदा हो गए हैं। पैदा मतलब उन्होंने इतना काम बना दिलवा दिया, दिया, हाँ। कई भोजपुरी पिक्चरों की शूटिंग वहाँ होती है। पूरा इकोसिस्टम तैयार कर दिया उन्होंने गोरखपुर में। वहाँ पे अब इसलिए नए हॉल बनने लगे, वहाँ डिस्प्ले अच्छा होने लगा है, क्योंकि अब मैं थोड़ा मूवी से एंगेज्ड हूँ, तो हुँ, मैंने देखा है। उन्होंने कई चीज़ों में मतलब मुख्यमंत्री के पास ना एक ल्यूटेनेंट भी हो गया ना, कि भई ये बन रहा है, अब तुम इसे मॉनिटर करो। जबकि वो अपने बीच में पिक्चर ही बना रहे हैं, हुँ। अपना वो जो शूट कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं दिखेगा गोरखपुर में जो बड़ा हो जिसमें रवि किशन ना हो। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी कपलिंग, अच्छी ट्यूनिंग है दोनों के बीच हँसी-मज़ाक में। चलता रहता है। हँसी-मज़ाक चलता रहता है साथ में, लेकिन काम भी उतना ही चलता रहता है। आप गोरखपुर की तस्वीर, जिन्होंने गोरखपुर अगर पहले देखा हो, तो गोरखपुर में जो उधर वो नौका विहार एरिया है ना, मतलब वो हुँ, अड्डा था स्मैगियों का। हुँ, अब वहाँ पे पूरा एक कॉरिडोर बन गया है, वहाँ पे एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, वहाँ पे एक डेक बन गया है, आई लव गोरखपुर बना है, उसमें आर्मी के इवेंट होते हैं, उसमें बड़ा झंडा लगा है, उसमें हर वीकेंड में तो छोड़िए, वीकडे में कई हज़ारों लोग होते हैं, कई ठेले लगे हैं, वहाँ लोग खाना-पीने कर रहे हैं। मतलब जो जगह एक स्मैगियों की जगह थी, वहाँ एक कॉमर्स की और लोगों के मिलने-जुलने की एक बड़ी जगह हो गई है वो, एक वहाँ का स्पॉट बन गया है, जो वो लेक का एरिया है गोरखपुर का। कई 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आजकल में ही आयुष यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन होने वाला है, वहाँ पे एम्स आ गया है बहुत बड़ा, वहाँ फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री आ गई है वहाँ। तो गोरखपुर का जो जो भला हुआ है वो तो हुआ ही है साथ-साथ। तो आपको लगता है कि जो सन्यासी सीएम बना है वो पीएम बनने के रास्ते में है? देखिए, मेरे ख्याल से कोई भी, अगर अगर भाजपा अपने मेरिट वाले फ़ॉर्मूले पे चलती रहे, भाजपा का जो सबसे बड़ा फ़ॉर्मूला है, हुँ, जो उसको सकता है मेरिट वाला फ़ॉर्मूला। हुँ, भई अगर अडवाणी जी की मेरिट खत्म हो गई तो हम नरेंद्र मोदी लेके आएँगे। हुँ, अगर एक्स आदमी की मेरिट खत्म हो गई हम लेके आएँगे। नरेंद्र मोदी के बाद कोई मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा ऐसा नहीं है, हुँ, कि वो गुजरात से ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा ऐसा नहीं है, या नड्डा जी के बाद कोई हिमाचल से ही बनेगा ऐसा नहीं है, नड्डा नाम का ही बनेगा। जिसकी मेरिट होगी, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अभी तक, अमित शाह या नड्डा जी आपस में रिलेटेड भी नहीं है, एक स्टेट से भी नहीं है। हुँ। क्यों है? क्योंकि इन्होंने लंबा राजनीतिक जीवन जिया है, कि उनको सरकार की, पार्टी की समझ है। तो अगर मेरिट होगी, और अगर वो, जैसे मैंने 3 कैरेक्टर बताए, कि वो अगर वो लोकप्रिय हैं, उनको सरकार चलानी आती है, और उनकी एज एक पर्टिकुलर लिमिट में है, तो उसमें 4-5 बड़े नाम हैं, और योगी आदित्यनाथ भी उसमें एक बड़ा नाम है। तो योगी आदित्यनाथ एक बड़ा नाम है जो पीएम की रेस में ज़ाहिर तौर पर है, लोग कहते भी हैं, स्टार प्रचारक हैं। ऐसी कोई लिस्ट नहीं होगी जिसमें शायद योगी आदित्यनाथ का नाम चुनाव के दौरान ना लिया जाता हो। तो शांतनु जी थैंक यू सो मच आपने अपना वक़्त दिया, इतनी जो किताबों के दौरान आपकी उनकी मुलाकात हुई उसके बारे में बताया और उम्मीद करते हैं कि जब आप फ़िल्म बनाएँ तो उसके बारे में भी आप हमें नया अनुभव शेयर करें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू फ़िल्म सो आती है मच। 1 अगस्त को थिएटर्स पे आ रही है, हुँ, पिक्चर बन चुकी है, उनसे जीवन से प्रभावित है, हुँ, और हमने खासकर उनके जो सन्यास की जर्नी है, उसको दिखाने की कोशिश करी है। कि कैसे एक बालक जो उत्तराखंड में रहता था, एक सांसारिक परिवार में रहता था, वो 5-6 भाई-बहन थे, पिताजी फॉरेस्ट गार्ड थे, उसको क्या हुआ ऐसा, कॉलेज में पढ़ते थे, जीन्स पैंट पहनते थे, गॉगल्स लगाते थे, बैंडाना लगाते थे, ग्रुप के लोग गिटार-विटार बजाते थे, तो जैसे एक हुँ। नॉर्मल एक कॉलेज होता है 90s का, उससे उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने संन्यास ले लिया, और फिर वो राजनीति और सामाजिक कार्य की तरफ गए, तो उसको हमने दिखाने की कोशिश करी है। बेस्ट ऑफ लक आपकी फ़िल्म के लिए भी और फ़िल्म के बाद भी हम लोग दोबारा एक बार फिर मिलेंगे बिल्कुल, और फिर ये पूछेंगे कि जब चुनाव करीब आएगा तो क्या योगी जी भी पीएम की रेस में दोबारा आएँगी? थैंक यू सो मच ठीक सर। है, धन्यवाद।